अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम और एक और नया दिन है, लेकिन हमारा इनके साथ हफ्ते का जो आखिरी दिन होगा और इसके बाद हम इनसे पीर को मिलेंगे। लेकिन ये हमें सैटरडे और संडे को मिस नहीं करेंगे। मिल सकते हैं आप हमें सैटरडे संडे को, जो कि हम पिछले अपने प्रोग्राम बेस्ट ऑफ नया दिन चलाएंगे। ठीक है, अच्छा खैर, आज हम बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं और आज हमने सोचा कि बैठ के थके थोड़ा खड़े भी हो जाए। एक्सरसाइज सुबह करनी चाहिए ना, तो वॉक करनी चाहिए। दैट्स एंड शी इज हैविंग ग्रीन टी एज वेल। पीनी चाहिए, ग्रीन टी चीनी वाली पीनी चाहिए, है ना? नहीं, मेरे विदाउट शुगर है। नहीं, आपकी कहाँ है? मेरी रखी हुई है उधर, लेकिन मेरी विद शुगर है। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज की हम एक अच्छी बात करते हैं। वैसे जुम्मा मुबारक है, ये एक अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकती है? एग्जैक्टली, जुम्मा वैसे भी बड़ा मुबारक दिन होता है और अल्लाह करे ये दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक हो, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आज एक अहम फैसला आना है। आज अहम फैसला होना है पाकिस्तान को लेकर, वो वाला जिसमें भारत ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी, जो कि हमेशा से उसकी कोशिशें हम देखते हैं कि नाकाम ही वो होता है। उन कोशिशों में, मजमूम इरादों में वो नाकाम ही होता है। लेकिन क्या पहले हम इसकी बात कर लें या पहले हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर लें? कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो उसके साथ भी बुरा हो जाता है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार की उम्मीदें कुछ इस तरह से तोड़ दी कि जब भारत इस बयान को सुन रहा है मोदी के, उसको यकीन भी नहीं आ रहा। सुनवा दें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भारत से मुताल्लिक क्या बात की है। तो सुन लिया, क्या कहा मोदी सरकार को, क्या कहा भारत को, क्या कहा उनकी एयर क्वालिटी से मुताल्लिक। इट इज फिल्दी। भारत तो बड़ी कोशिश करता है, बड़ी बातें करता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बड़े अच्छे यार हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है। दोस्त ऐसे नहीं होते, दोस्त ना रहा, दोस्त ना रहा, इनका तो प्यार ना रहा। अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जितने सीरियस होकर कह रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। पहली दफा इतने सीरियस लग रहे हैं और हो सकता है बाद में ये अपने इस बयान से थोड़े से पीछे हट जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। लेकिन महक, उन्होंने जरा क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिक की बात की है, उसमें उन्होंने रशिया का जिक्र भी किया है, उसमें उन्होंने चाइना का जिक्र भी किया और उसमें उन्होंने इंडिया का जिक्र भी किया है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। जिस तरह हमने कहा था कि आज का दिन जुम्मा बड़ा मुबारक हो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम ब्लैक लिस्ट से किस तरह से निकल पाएंगे इसका फैसला होना है आज। हमने पूरी कोशिश की, क्योंकि 28 पॉइंट्स थे, हमने 21 पॉइंट्स पे बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक फैसला होना है और पाकिस्तान क्या कुछ अरसा और ग्रे लिस्ट में रहेगा या कि हम व्हाइट लिस्ट की तरफ आसानी से बढ़ जाएंगे, इसका फैसला आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे होना है। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं इससे निकलने की, ब्लैक लिस्ट से निकलने की, वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। ब्लैक लिस्ट से निकलने की तो नहीं, मैं ब्लैक लिस्ट में ना जाने की, ग्रे लिस्ट। तो अब ग्रे लिस्ट से निकलने की जो कोशिशें होंगी वो अल्लाह करे कोशिश हमने की है। अब उसका फैसला आज आना है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ और महीने का वक्त भी दिया जाए कि अभी आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, आप ये इन पॉइंटर्स पर और बेहतर तरीके से काम कर लें। दैट्स हाउ इट इज डूइंग फ्रॉम पास्ट। एनीवेज जी, एक और मुकाबला होना है कहाँ पर? अमेरिका में 4 नवंबर को होना है। बिल्कुल, और सदारती उम्मीदवार आज इसीलिए आमने सामने में आए। जो बाइडन और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने आज बात की, गुफ्तगू की, एक दूसरे पे लफ्जी हमले भी हुए। हमने देखा कि जो बाइडन ने बार बार कोविड की बात की, जबकि अमेरिका में जितना भी कोरोना फैला उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप साहब है, क्योंकि उन्होंने इकदाम बेहतर नहीं किए थे। और मेरे ख्याल से कि जो तबाही अमेरिका में फैली, अब अमेरिका को पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए। $10 ट्रिलियन बचा सकता था अमेरिका अगर पाकिस्तान की तरह इकदाम किए जाते। चलिए जी, तो बात मैंने ट्रंप साहब की जो बाइडन की है, इनका ये आखिरी मुबाहिसा था, सेकंड एंड लास्ट मुबाहिसा। एक और अहम मामला है और वो मामला हम सब के दिल के बड़ा करीब है। हम सब, आप, मैं, हर पाकिस्तानी क्या चाहता है कि जिसने हमें लूटा, जिसने हमारा पैसा खाया, वो जहां भी पैसा लेकर गया वो पैसा वापस आए और जल्दी आए। और इसके लिए इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान किया था, बल्कि कहना चाहिए कि बड़ी रिक्वेस्ट की थी। इमरान खान साहब ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ की फराहमी है उसमें इस तरह से किरदार अदा करे कि रोजाना की बुनियाद पर करप्शन केसेस के मुकदमात की समाअत करे। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया जाएगा। हम जो देखते थे कि अच्छा केस हो गया, अब इसको खींचा जा रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। अब इंसाफ की जो फराहमी है वो जल्द अज जल्द होगी। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम की दरख्वास्त तो सुन ली है। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म भी दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। एहतसाब अदालत कराची को लाखड़ा पावर प्लांट केस का फैसला 1 हफ्ते में करने का हुक्म दिया। अब मैं एक सवाल यह कि कोर्ट्स कम है, अमला कम है और इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुके कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। ये जो अब फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, ये फैसला कितना आसान होगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन हैदर वहीद साहब ने। हैदर साहब, गुड मॉर्निंग। हैदर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3 रोज पहले कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि करप्शन के मुकदमात की समाअत जल्द हो, और अब हमने देखा गुज़श्ता रोज फैसला आया
कि अब रोजाना के बुनियाद पर करप्शन केसेस की समाअत होगी। फैसला बहुत अच्छा है, हम सब पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि जो करप्शन केसेस हैं उनका फैसला बहुत जल्द हो, लेकिन कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड द रिसोर्सेज, आपको लगता है इस पर अमल दरामद इतना आसान होगा? देखिए, हमने जो देखा है आज तक, तो नैब के केसेस में बेतहाशा विटनेसेस बनाए जाते हैं, गैर ज़रूरी तौर पे रेफरेंसेस जो हैं उनकी फाइलों को और डॉक्यूमेंटेशन को कुछ इस हिसाब से बनाया जाता है कि बहुत तवील ऐसा लग जाता है केस को चलाने में। तो अब आई थिंक कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, तो उससे उम्मीद ये है कि गैर ज़रूरी विटनेसेस नहीं बनाए जाएंगे, और जो विटनेसेस जिनको ड्रॉप किया जा सकता है, जिन्होंने आके वही बातें करनी है या जो रेलेवेंट इतने नहीं हैं, उनको ड्रॉप करके जो है वो एक्सपेडाइट किया जाएगा मामलात को, और जो एक्चुअल केस जिनके खिलाफ बनता है वो उस हिसाब से चलाए जाएंगे। क्योंकि जहन में रहे कि सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ ये वाली जजमेंट नहीं है, बल्कि इन रिसेंट टाइम्स जो दीगर जजमेंट्स आई हैं, उन्होंने नैब को इस तरह भी तनकीद का निशाना बनाया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पे प्रोसिक्यूट या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जब प्रोसिक्यूट करते हैं तो क्रेडिबिलिटी का नाम जो है वो पामाल होता है। तो मेरे ख्याल से मजमूई तौर पे अगर मैं इन जजमेंट्स को देख और समझने की कोशिश करूं, तो मैं समझूंगा कि एक्सपेडाइट भी मामला होना चाहिए, और इस एक्सपेडाइट करने के चक्कर में कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या किसी और अल्टीरियर रीजन की वजह से अगर नैब ने केस बनाया है, तो उन सारी चीज़ों की भी छांटी जो है वो एक्सपेडाइट करने की आड़ में या इस बुनियाद पे जो है वो की जाए। ठीक हैदर साहब, हमने देखा था कि चीफ जस्टिस ने चंद माह कबल जो है ये कहा था कि हुकूमत हमारी मदद करे क्योंकि सहूलियात की कमी है, जजेस और स्टाफ की कमी का भी सवाल उठा था। तो क्या इन रिसोर्सेज को मैनेज करना आसान मरहला होगा? क्योंकि जैसे बात की जा रही है कि रोजाना की बुनियाद पे समात, तो इनके बगैर तो मुमकिन नहीं है ये चीजें। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि रिसोर्सेज जो हैं वो नाकाफ़ी हैं। मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में भी कहा कि रिसोर्सेज सिर्फ जज साहिबान या कोर्ट रूम्स नहीं होते, बल्कि एक बड़ी वजह डिले की बनती है जब नैब कॉम्पिटेंटली इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, विटनेसेस गैर ज़रूरी तौर पे बहुत ज़्यादा बनाती है, रेफरेंस में वॉल्यूम्स ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के ऐड करती है जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए लाजमी शायद नहीं भी होते। तो ये रिसोर्सेज को जो मांगे गए हैं वो मिलने भी चाहिए, और वो रिसोर्सेज जाहिर है कि कहीं से फिर आएंगे। तो सेशन जजेस जो कि वाहिद जजेस हैं जो नैब के जज बन सकते हैं, तो वो सेशन जजेस को जब उनके आम काम से हटा के नैब के कोर्ट में लाया जाएगा, तो जाहिर है कि उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सिस्टम को और मुल्क को इस तरह से होगा कि आम केसेस जो हैं वो कर सफ़र थोड़े करेंगे। लेकिन क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक मुल्क के लिए बहुत अहम इशू है, तो मैं समझ सकता हूँ कि नैब की रिसोर्सेज को और नैब कोर्ट की रिसोर्सेज को एनहांस करके अकाउंटेबिलिटी को आगे बढ़ाना जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक तरजीह है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मैं बाकी जजमेंट्स भी साथ पढ़ूंगा इनके, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरजीह बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि नैब जो है उसको किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी की जाए, जिससे अकाउंटेबिलिटी का और इंसाफ का बोलबाला हो मुल्क में, और कोई उंगली ना उठा सके कि नैब को सियासी रीजंस की वजह से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आम एक तासुर जो है बेशतर अवाम में बन चुका है। ठीक है हैदर वहीद साहब, बेहद शुक्रिया। साथ अब जिस तरह आपने कहा कि जो विटनेस है वो गैर ज़रूरी विटनेस अगर ना हो तो फिर सिचुएशन बेहतर रहेगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर एक केस में फ़रीक ज़्यादा हैं, वकला ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर एक वकील ने उन तमाम गवाहों पे क्रॉस एग्जामिनेशन करना तो इट टेक्स टाइम। ऐसे में अगर बिल्डिंग नहीं है, ऐसे में अगर कमरा नहीं है, तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। क्योंकि हमने देखा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में महक कि वहाँ पर एक कोर्ट रूम में जज सब आके बैठते थे, अपने केसेस करते थे, वो उठते थे, दूसरे जज आते थे और वो अपने केसेस देखते थे, बारियां लगी हुई होती थी ना, और इसीलिए फिर डिले भी हो जाती हैं चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिले के बाद बहुत ज्यादा अच्छी खबरें लेकर आती, जैसे कि ऑरेंज ट्रेन की बात करें, मेरे कपड़ों की बात नहीं करें। लाहौर में बिजली से चलने वाली माहौल दोस्त और जदीद ऑटोमेटिक ट्रेन 26 अक्टूबर से ट्रैक पर हमें दौड़ती हुई नजर आएगी। मेट्रो ट्रेन ऑरेंज लाइन की क्या खुसूसियात हैं और ट्रेन के अंदर क्या सहूलियात हैं, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमें तहमीना अहमद जो है वो क्या बात। चलते हैं जी, देखते हैं इस ऑरेंज ट्रेन में। दैट्स व्हाई आज हमने ना जरा ऑरेंज का कॉम्बिनेशन भी किया हुआ है यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए।
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है और आवाम के लिए खोला जा रहा है। 25 को इसकी लॉन्चिंग है, जबकि 26 को बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। सुबह 7:30 बजे पहली ट्रेन आवाम को लेके चलेगी। अब हम एंटर होते हैं ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में। थोड़ी सी सैर आपको भी कराते हैं इसके अंदर की। ये है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। पर ट्रेन 1000 मुसाफिर इसमें सफ़र कर सकेंगे। 200 लोगों की बैठने की जगह है, जबकि 800 लोग खड़े होकर सफ़र तय करेंगे। और टोटली डिजिटलाइज सिस्टम है, ऑटोमेटिक तरीके से ये चलेगी। और इसके साथ साथ जो है उम्र रसीदा छोटे बच्चों के लिए सीट्स बनाई गई हैं, जबकि जो स्पेशल अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, उनके लिए भी इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। 27 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो 45 मिनट में तय किया जाएगा और डेरा गुजरा से ये ट्रेन चलेगी और अली टाउन तक ये जाएगी। जदीद तरीके के इसके स्टेशंस बने हुए हैं, अंदर से भी ये काफ़ी जो है वो जदीद बनाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि लोग इसे काफ़ी पसंद करेंगे, साथ साथ लाहौर के हसीन नज़ारे भी देखे जा सकेंगे। ठीक है, तो हमें तहमीना ने दिखाया और बड़ी एक्साइटमेंट लग रही थी हमें। तहमीना भी हमें बहुत एक्साइटेड लग रहा है। अब जरा लाहौर एक्साइटेड हैं महक उस ऑरेंज लाइन ट्रेन को देखकर। मुझे बताएं कि हम ब्रेक ले लें, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमने बहुत दफ़ा ये सुना है कि आपको मक्खन लगाया जा रहा है, जी बटरिंग हो रही है, लेकिन अब कुछ और लगाना शुरू हो चुका है। नहीं, हमने तो चूना लगाना का भी बहुत सुना है, हमने बहुत ज्यादा देखा भी चूना लगा दिया जाता है। पान को वैसे लगता था चूना? नहीं, आजकल हमें लगता है चूना लगता है ना, चूना लगता है। पान को तो लगता है, लेकिन हमें भी लग रहा है चूना, और बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। कौन लगा रही है? यूं तो सारे ही लगा रहे हैं, लेकिन चक्की मालिकान की बात कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा लगा रहे हैं। हुकूमत से सस्ती गंदम खरीदते हैं, यानी सब्सिडाइज्ड गंदम लेते हैं, लेकिन जो आटा मिलता है वो सब्सिडाइज्ड नहीं मिलता, वो महंगे दामों मिलता है। फैसलाबाद में चक्कियों से मिलने वाले आटे की कीमत 75 रुपए किलो तक पहुंच गई है। तो एक आम आदमी सवाल ये करता है कि अगर हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, सस्ती गंदम दी थी, तो भैया आटा महंगा हुआ तो क्यों? उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट में देखते हैं। की मालकान की मनमानियां, आटे की कीमत में 27 रुपए फी किलो तक का इजाफा। फैसलाबाद में सरकारी गंदम का कोटा लेने वाली चक्कियों पर आटा 75 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। महंगे दामों आटा फरोख्त करने पर महकमा खुराक के अफसरान हरकत में आ गए। अभी हमारे पास 8 चक्कियों की कंप्लेन आई है, उनका कोटा स्टॉप कर दिया गया, शो काज दिया है उन्हें, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम प्रोसीड करेंगे, उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। चक्की मालकान के मुताबिक गंदम के कम कोटे की वजह से आटा महंगा है। हम गंदम बहुत दूर से जाके लाते हैं। दूसरा है कि हमें एक गंदम 7 मन 7.5 मन मिलती है, उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा। हमारा यही मुतालबा है कि हमारी गंदम को थोड़ा ज़्यादा कर दी जाए। महकमा खुराक की जानिब से 224 चक्कियों को 1475 रुपये फ़ी मन के हिसाब से रोज़ाना 1680 मन गंदम फराहम की जाती है, जबकि सरकारी कोटा लेने वाली चक्कियाँ 48 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटा बेचने की पाबंद हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। ये तो हमने फैसलाबाद की बात की है, और यूं हर शहर में सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। हम पिछले 2-3 रोज़ से मार्केट खुद जाकर भी विजिट कर रहे हैं, और अब हमारी रिपोर्टिंग टीम भी देख रही है कि सिचुएशन ऐसी है। ऐसे में अगर इमरान खान साहब डंडा उठा लें और बार बार एक बात करें कि मैं मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ूंगा, मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा, टाइगर फोर्स को टास्क दिया जाए, तो फिर वो टास्क देने के बाद होता क्या है? असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स किस तरीके से काम करते हैं, कमिश्नर्स कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ लिस्ट देना काम नहीं है, उस पर अमल दरामद कराना भी काम है। और एट द सेम टाइम ये जो रिपोर्ट हमने फैसलाबाद से आपको दिखाई है कि अगर सब्सिडाइज्ड चीज हो, सब्सिडाइज्ड गंदम हो, या सब्सिडाइज्ड चीनी हो, या सब्सिडाइज्ड कोई भी और कमोडिटी हो, अवाम को उसका असर क्यों मुंतकिल नहीं होता? अवाम को सस्ती कमोडिटीज क्यों नहीं मिलती? सब्सिडी मिलती है, रुपए की कदर में इजाफा होता है, रिलीफ पैकेजेस दिए जाते हैं, सस्ते बचत बाजार लगाए जाते हैं। 2 रोज पहले हमने लाहौर के बचत बाजार की बात भी की थी। ऐसे और बाजार और शहरों में पंजाब हुकूमत में स्पेशली लगाए गए हैं, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है।
इस हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई है और आवाम इतनी परेशान है, और ऐसे में जब हम बात करते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है, हम बात करते हैं कि सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें जिम्मेदार हैं, हम बात करते हैं कि इंतज़ामिया जिम्मेदार है, हम बात करते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ एक्टिव नहीं हैं, लेकिन हम खुद अपनी जिम्मेदारी कितनी अदा करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मार्केट जाएँ, आप किसी दुकान पर जाएँ और आप ये देखें कि वहाँ पर जो रेट लिस्ट आवेज़ा है, क्या उस रेट लिस्ट की मुताबिकत आपको सामान मिलता है? वो चाहे आटा हो, चावल हो, चीनी हो, दालें हो, तेल हो, सब्ज़ी हो, फल हो, मुर्गी हो और कोई गोश्त हो, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ मैं गया, चिकन लेने के लिए गया, उस पर प्राइस थी 214 रुपये और मुझे मिल रही थी 320 रुपये, नहीं 1 किलो पे 106 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। मंतक उन भाई साहब ने क्या दी, ज़रा सुनिए। लगा भाई ये आप मुझे किस तरह दे रहे हैं? आप मुझे किस तरह दे रहे हैं जी? आप मुझे किस तरह दे रहे हैं मुर्गी? बताएं ना, बताएं किस तरह दी है? यार फेस कर ले यार। 320 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ 214 रुपए। आपने 320 क्यों दी है? कमिश्नर ने जो रेट दिया हुआ है वो मुर्गी उस फार्म से भी नहीं आती। अच्छा, उस रेट पे। तो ये लिस्ट क्यों लगाई हुई है फिर? ये कमिश्नर ने दी हुई है, उससे पूछो जाके। जब उस लिस्ट पे आपने मुझे देनी नहीं है मुर्गी, तो क्यों लगाई हुई है फिर? लगाई हुई तो इसी वजह से है कि कमिश्नर आएगा, उसको पता होना चाहिए पे लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, यानी उसके लिए लगा दी और हमारे लिए नहीं लगी हुई। ये 22 तारीख की है, 22 अक्टूबर की है, 214 रुपये किलो है ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त, आप मुझे 320 रुपये किलो दे रहे हैं, क्यों? फिर ये क्यों लगाई हुई है? कमिश्नर ने जो रेट इस पे दिए है ना लिस्ट पे, उस अच्छा। पे हमारे पास जिंदा मुर्गी भी नहीं आती फार्म से। जो फार्म का रेट है ना वो कमिश्नर के रेट से ऊपर है। अच्छा, कमिश्नर रेट दे रहा है कम। ठीक है, यानी वो आएगा तो आप चालान भर देंगे? चालान क्यों भरेंगे? आप उस रेट पे नहीं दे रहे हैं मुझे, या किसी को भी नहीं दे रहे आप उस रेट पे, तो इस पे चालान भरने वाली तो बात ही नहीं है। या तो कमिश्नर हमें अपने फार्म से मुर्गी दे, या तो कमिश्नर हमें अपने फार्म से मुर्गी दे, बोले भाई ये रेट बेचना, हम वही रेट बेचेंगे। दे अपने फार्म से ला के मुर्गी, वो नहीं आप नहीं देंगे, आप 320 की ही देंगे जी। यानी कमिश्नर अपने फार्म से मुर्गी दे, ये है उनकी मंतक, और यही मंतक कमिश्नर के सामने नहीं होगी, या जब इंतजामिया चेक करने जाएगी फिर ये मंतक नहीं होगी, फिर माफियाँ होती हैं, फिर तलाफियाँ होती हैं। यही हमने देखा है। आज हम इस पर बात करें, हमें ज्वाइन किया है एक निजी यूनिवर्सिटी के डीन है, सप्लाई चेन एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बात कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये आपने देखा, ये एक आम शहरी के साथ होता है जब वो कोई चीज़ खरीदने जाता है, यानी 5-10 रुपए सर समझ आता है, लेकिन 1 किलो पर 106 रुपए इजाफी। असल में मसला ये है कि हमारी महंगाई एक तो कहते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉस्ट की वजह से, लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये भी बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई की 50% वजह हमारा जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये लेयर्स है सप्लाई चेन की, जब ये एक चीज फैक्ट्री से निकलती है, फैक्ट्री से निकलने के बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी ये होलसेलर और रिटेलर पर आती है, तो एक अंदाजे के मुताबिक जो चीज 100 रुपए की होती है वो 250 रुपए की एंड कंज्यूमर को जाके मिल रही होती है। तो आप ये समझे कि 150% प्रॉफिट आपकी जो सप्लाई चेन में पूरे लोग जो है ये सारे इसको कमा रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो जब एक प्रोडक्ट फैक्ट्री से निकलती है तो उसके एक सर्टेन प्रॉफिट्स होते हैं और ये इंश्योर किया जाता है कि ये एंड कंज्यूमर को या एंड कस्टमर को जब ये प्रोडक्ट डिलीवर की जाएगी तो उसकी क्या प्राइस होगी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लॉस तो बने हुए हैं लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जो फॉरवर्ड सप्लाई चेन है, यानी कि अगर आप फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट निकल के कस्टमर तक जाती है तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये फॉर्मलाइज नहीं है, और जब गवर्नमेंट फॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है तो ये लोग कहते हैं जी हमें NIC नहीं देना, फिर ये कहते हैं कि नहीं ये तो हम पे बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे हैं, क्योंकि ये लोग फॉर्मलाइज नहीं होना चाहते, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन अपनी इकोनॉमी की नहीं करवाना चाहते। जब ये शॉपकीपर्स या जब ये आपके होलसेलर, रिटेलर या जितने भी सेलर्स हैं, जब ये खुद गवर्नमेंट के टैक्स नेट में आ जाएंगे, जब ये अपने प्रॉपर सेल्स की सारे खातेदारी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की प्राइसेस क्या है और ये किस प्राइस पे बेच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं, जो लोग इसको देखते हैं, वो खुद से मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनसे ब्राइबरी किकबैक्स लेते हैं
और उनको दे आर अलाउइंग देम टू वर्क इन द सेम वे। मैंने बहुत सारे इस तरह के हमारे पास वीडियोस भी आती हैं, ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें गवर्नमेंट के लोगों को कंप्लेन की जाती है, गवर्नमेंट के लोग जाते हैं सामने, कहते हैं हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 दिन के बाद वही शॉपकीपर उसी प्राइस पे बेच रहा होता है। जैसे आपने ये वीडियो दिखाई है, आई बेट कि 1 महीने के बाद आप दोबारा जाएं, ये शॉपकीपर इसी प्राइस पे 200 की लिस्ट होगी, ये 300 पे ही बेच रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो लोग जिन्होंने कंप्लायंस करवाना है वो खुद उनके साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पर ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे ये जो लोग हैं जो के जाके कंप्लायंस को देखते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों को मुझे नहीं समझ में आता, तो इनको रिप्लेस कर दिया जाए या इनके कान इतने खींचे जाए या इनके ऊपर कोई फोर्स बैठी हो जो कि इनसे जबरदस्ती डॉक्टर साहब, यानी कि आपको जो है किसी की सरपरस्ती हासिल है तभी आप इतनी ढिठाई के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो कीमतें होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जो दाम होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तो इलाकों के हिसाब से भी महंगाई का तनासुब अलग है, इसकी क्या वजह है? ये अगर कोई इलाके सब में एक बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, ये इसलिए डिवाइड किया जाता है कि अगर जो डाउन टाउन्स हैं, डाउन टाउन्स में आमतौर पे जो रेंट्स हैं, जो चीजें वो ज्यादा महंगी होती हैं और वहाँ पे चीजें आने में भी थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, तो कंपैरेटिवली डाउन टाउन के रेट्स ज्यादा होते हैं, सब के रेट्स कम होते हैं, यानी कि जो शहर के दरमियानी या मरकजी इलाके हैं। इसके अलावा और लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट ने जो, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉस को देख लें तो जैसे इन्होंने ये 200 की चीज 300 पे बेच रहे हैं, तो इसमें इनको 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। लेकिन एक भी आप ऐसा सेलर मुझे दिखा दें जिसको जेल हुई हो, किसी भी हमने तो शायद नहीं देखा कि ऐसे ही है डॉक्टर साहब कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। डॉक्टर साहब वक्त कम है, बस एक जुमले में मुझे बता दें, एक और खबर भी आई हमारे पास चीनी के बहरान से मुताल्लिक के शुगर मिल्स मालिकान उसमें मुलविस निकले, एसोसिएशंस मुलविस निकली, और कल ही हम बात कर रहे थे सर कि चीनी की जो प्राइस है उसका तयन आज तक हुआ ही नहीं कि मैकेनिज्म क्या है। यही वजह सर कि महंगाई है और चीनी महंगी ही रहेगी। देखिए, ये पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, चीनी के मसले का कोई हल नहीं है। इस मार्केट में जो 50-60 लोग बैठे हुए हैं वो आपस में बैठ के प्राइसेस की तय करते हैं। जब तक इसमें कंपटीशन नहीं आएगा तब तक प्राइस कम नहीं होगी। इसी तरह से रहेंगे, हम रोते रहेंगे, ये प्राइस कम नहीं होनी है, इसी तरह से रहेंगे। जो पीछे बैठे हैं शायद वो ये चीजें सही करना नहीं चाह रहे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त और समय से गुफ्तगू की। अब आगे बढ़े, ऐसे जानवर की बात करेंगे जो कि बहुत ही ऊंची और बहुत ही लंबी छलांग लगा सकता है और बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़ वाले और ठंड माहौल में भी रह सकता है। जी हाँ, हम बात करें बर्फ़ानी तेंदुए की, और ये जो बर्फ़ानी तेंदुआ है इसकी क्या खसूसियत है, वो ये है कि ये बुलंद चोटियों पर भी चढ़ सकता है और जनाब इसके साथ ही साथ जो है वो -40 दर्जा हरारत बर्दाश्त भी कर सकता है, यानी इतना ठंडा मौसम भी। क्या बात है, और 50 फीट तक छलांग लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत लंबी छलांग। आज इनका आलमी दिन भी मनाया जाता है। आज इनका आलमी दिन मनाया जा रहा है, होते हैं और होने चाहिए, क्योंकि इन दिन के मनाने के मकासद की अगर हम बात करें तो वो इनका तहफ़्फ़ुज़ होता है, बिकॉज कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में बर्फ़ानी तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, आज हम इसकी बात करेंगे। वैसे जो फुटेज है ना मैं, कि बहुत ज़बरदस्त फुटेज है, देखें कितने ज़बरदस्त शॉट्स हैं, स्पेक्टेकुलर व्यूज़। मैं हैरान हूँ कि कैसे इतने ज़बरदस्त विजुअल्स हमारे हम तक पहुँच गए। हमारी टीम ने काम किया है, हमारी टीम को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का भाई। और देखिए, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने हर जानवर की खसूसियत रखी होती है। इनकी स्किन कुछ ऐसी है कि वो इतने बर्फ़ वाले माहौल में आसानी से ज़िंदगी, और मेरे ख्याल से ये यहीं पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो वो फिर जिंदगी मुझे लगता है उस तरह से नहीं गुजार सकते जितना इस दर्जा हरारत वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे मौसम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, तभी तो ये ठंड माहौल में रहते हैं। और बर्फ़ानी तेंदुए की जब हम बात करते हैं, उसके जिस्म पर कितने बाल होते हैं, इंसानी जिस्म से अगर मुकाबला करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इस वक्त चला भी रहे हैं स्क्रीन पर कि कितने बाल होते हैं और बेसिकली इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। आज हम क्योंकि इनके आलमी दिन से मुताल्लिक हमने जिक्र किया, तो पाकिस्तान में कितने बर्फ़ानी तेंदुए मौजूद हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं हुमैरा आयशा, आप मैनेजर हैं वाइल्ड लाइफ WWF। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपके वक्त का। तो थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा, पाकिस्तान में बर्फ़ानी तेंदुए कितनी तादाद में मौजूद हैं और ये वाकई इतनी ख़ास नस्ल है और हम इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में क्लासीफाई करते हैं या नहीं करते? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और आपके शो को सबसे पहले तो अप्रिशिएट करती हूँ कि आप स्नो लेपर्ड
डे के हवाले से आज इस खास नीट को आपने इसमें शामिल किया है। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि जो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से जो इस तरह से एसोसिएटेड डेज होते हैं वो मनाना अहम होते हैं, क्योंकि वो उनकी कंजर्वेशन, उनके तहफ़्फ़ुज़ से जो मुंसलिक जो मैसेज होता है उसको कन्वे करने में अहम किरदार अदा करता है। और स्नो लेपर्ड का ये दिन भी जो है ये दरअसल ये 23 जो अक्टूबर को मनाया जाता है, ये उन 12 ममालिक की एक प्लेज को बेसिकली रिकॉल करता है जहाँ पर ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है। तो स्नो लेपर्ड जो है एशिया में यूनिक है और एशिया के अंदर जो है ये जो 12 मुल्क हैं ये उनमें पाया जाता है और पाकिस्तान खुशकिस्मती से उनमें से एक मुल्क है। पाकिस्तान में लेपर्ड की 2 किस्में पाई जाती हैं और स्नो लेपर्ड उनमें से एक है। ठीक। और इसकी जो तादाद है, चूंकि ये इल्यूसिव है, आपने खुद कहा कि ये बिग कैट है जो कि पहाड़ों में इसको गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं, तो इसकी तादाद अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन एक मुख्तात अंदाज़ा जो है वो ये कहता है कि जो 12 ममालिक जो इसकी रेंज करते हैं, कोई 1.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे इसका तकरीबन हैबिटेट फैला हुआ है और कोई लगभग 3500 से 7000 के करीब कुल तादाद है इसकी। और पाकिस्तान में जो GSLAP है जो कि इसका ग्लोबल एलायंस है, उसके जो फिगर्स जो मेंशन करते हैं वो कोई 200 से कोई 400 के करीब इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसके पाए जाते हैं और ये वल्नरेबल है। जो एक IUCN की मुरव्वजा लिस्ट है जो कि जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की हवाले से उनकी कंजर्वेशन का स्टेटस बताती है, तो जिसका मतलब है कि ये अभी भी मासूमियत के खतरे से जो है वो 2-4 है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो इसके बाकी 12 ममालिक है एशिया के अंदर, उसको जो खतरात दरपेश है वो तकरीबन 1। ठीक। अच्छा हुमैरा साहबा, हम देखते हैं कि हर साल मौसम तब्दील होता है, मौसम में तब्दीली पाई जाती है, तो पाकिस्तान में ये जो बर्फानी तेंदुए हैं -40 डिग्री बर्दाश्त करने की नई आदत है, लेकिन पाकिस्तान का जैसे मौसम बदल रहा है तो उस बदलते मौसम के इन पे क्या असरात होते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया को दरपेश मसाइल में से एक है। इस वक्त हम 2 क्राइसिस फेस कर रहे हैं। एक तो ग्लोबल पैंडमिक है जो आपको पता है कि भी वाइल्ड लाइफ ट्रेड से लिंक्ड है और वाइल्ड लाइफ की जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स है उससे ओरिजिनेट हुई है, जबकि क्लाइमेट चेंज भी उतना बड़ा क्राइसिस ही है, लेकिन चूंकि ये स्लोली एंड स्टडीली इमर्ज कर रहा है तो शायद उसकी स्वेरिटी हम इतना फेस नहीं करते। अब स्नो लेपर्ड एक बड़ा जो है वो खास जो है वो केस है क्लाइमेट चेंज के तनाज़ुर में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज का किसी भी कुदरती माहौल के ऊपर या किसी जंगली हयात के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखते हैं तो हम 2-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। सबसे पहले कि ये जो जानदार है ये कितना सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखने के लिए। कुछ जो है वो माहौल की तब्दीली को जो है वो फ़ौरन जो है उससे जो है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, कुछ को ज़रा टाइम लगता है। फिर एडेप्टेशन कैपेसिटी भी होती है कि कुछ जानवर जो है या कुछ जानदार जो हैं वो अपने आप को उस तब्दीली के हिसाब से ढाल लेते हैं। और उसके बाद फिर ये होता है कि एक्सपोजर कितना होता है कि अच्छा जी अगर टेम्परेचर बढ़ या कम रहा है तो उसका उस पर्टिकुलर स्पीशीज पे कितना एक्सपोजर है। मैं आपको ये तीनों चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि स्नो लेपर्ड के केस में ये सारी बड़ी जो है वो रेलेवेंट हैं। फिर किस तरह से क्लाइमेट चेंज से जो जुड़े हुए अदर फैक्टर्स हैं, जैसे जो स्नो लेपर्ड है ये दरअसल पाया जाता है एल्पाइन एरियाज में जो कि ट्री लाइन से ऊपर होता है, लेकिन जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलेगी तो ये होगा कि ट्री लाइन ऊपर कवर होती है, ऊपर चलती जाएगी। इसका मतलब ये भी है कि वो माउंटेन हैबिटेट्स जो थे जो पहले जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी लोगों की वो वहाँ पर जाएंगे। तो एक तो इसका हैबिटेट डिग्रेडेशन का फैक्टर है। इसी तरह से फिर आप जानते हैं कि इसकी जो सर्वाइवल को जो सबसे बड़े जो इश्यूज हैं वो इसका जो तसादुम है मकामी आबादियों के साथ, क्योंकि जिन हैबिटेट्स में ये रहता है, इवन पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें तो 60% से ज़्यादा इसका हैबिटेट हमारे गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन में पाया जाता है, जो कि प्राइमरीली आपकी जो है लाइफ स्टॉक रेयरिंग और हर्डिंग पर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं। तो उन्हीं पैस्चर्स में जहाँ पर वो अपनी लाइफ स्टॉक को चलाते हैं वही स्नो लेपर्ड अमूमन अपनी प्रे पेस में कमी होने की वजह से उस पर प्रे भी करता है। तो इस तरह के ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हमारा सब रिसेंटली इन गिलगित बल्तिस्तान मकामी आबादी की तरफ स्नो लेपर्ड का आना? जी, ये वन ऑफ द परसिस्टेंट थ्रेट्स है स्नो लेपर्ड की सर्वाइवल को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उन 12 ममालिक में जहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि मकामी आबादियाँ इन खास तौर पे पैस्चर्स में डिपेंडेंट होती हैं, अपनी लाइफ स्टॉक को जो है वो चरने के लिए जाती हैं, और स्नो लेपर्ड जो है चूँकि वो अमूमन ये बफर जोन्स होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज,
जहाँ पर, और वहाँ पर जो है ये फिर कम्युनिटी से इनका तसादुम होता है जब ये उन पे प्रे करता है। तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इसका जो अपना कुदरती शिकार है वो भी जो है वो कमी से दोचार है। फिर जो दूसरा मसला स्नो लेपर्ड को है वो पोचिंग की है, जो उसकी गैर कानूनी शिकार है और उसकी गैर कानूनी तिजारत है, वो भी एक अपफ्रंट इशू है। इसकी जो है वो जो इसको खतरात दरपेश है इसके सर्वाइवल को, इसके क्रॉस द रेंज में। और यही वजह है कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है रिसर्च को सप्लीमेंट करते हुए उसका कोर जो ऑब्जेक्टिव है वो मकामी आबादियों के साथ मिलकर के ही इसके तहफ़्फ़ुज़ की, इसके हैबिटेट के तहफ़्फ़ुज़ की और इसके प्रे बेस की तहफ़्फ़ुज़ के अराउंड घूमता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारा साहिबा साथ मौजूद थी आप, और स्नो लेपर्ड से मुताल्लिक हम आज गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में 200 से 400 स्नो लेपर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इनका तहफ़्फ़ुज़ करना बिकॉज ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में क्लासीफाई होते हैं। बढ़ते हैं आगे, हमने तो जिस जानवर का जिक्र किया उसकी जंप से मुताल्लिक बात की, लेकिन एक और ख़बर हमारे पास लॉन्ग जंपर से मुताल्लिक है। सयाका मुराकामी 25 बरस की उम्र में एक टांग से महरूम हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो ना सिर्फ पैरा ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लेती हैं बल्कि अपने खेल के ज़रिए स्पेशल अफराद के साथ इम्तियाजी सलूक के ख़िलाफ़ मुहिम भी चलाती हैं। वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देखें, ये हिम्मत है और ये हौसला है जो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का दर्स देता है, इस चीज़ का पैगाम देता है कि हिम्मत नहीं हारनी। आपने आपके साथ ज़िंदगी में जो भी वाक़यात होते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें आप अपने जिस्म के आज़ा खो देते हैं, लेकिन उसके बाद आपने ये नहीं कहना कि आप माजूर हैं। आप अपने आप को जो है मज़ीद स्पेशल समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप बाकी लोगों से ज़्यादा दूसरों को हिम्मत का दर्स दे रहे होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते अब ज़रा पाकिस्तान की उस जगह की आपको सैर करवाते हैं जहाँ की आबादी गुंजान है। कदीम चौबारे हैं यहाँ पर, लहराती बलखाती यहाँ पर गलियाँ हैं, और कहते हैं ना बगलगीर होना, वो यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स है। अंदरूने लाहौर नहीं है ये, आप देखिए, ये ना समझे ये लाहौर की गली है। ये रावलपिंडी शहर है जनाब के वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसा ही है। गलियाँ आपस में सरगोशी करती हैं, सरगोशियाँ करती हैं इमारतें। अंदरून शहर रावलपिंडी, जब दाखिल हो यहाँ पर तो आपकी उंगली थाम कर आपको 2 सदियाँ पीछे ले जाएगा वो माहौल। फरा रब्बानी इन्हीं गलियों में गुमशुदा सकाफत की सैर करें। वैसे लाल हवेली भी यहीं पर है, यानी शेख रशीद साहब का घर। रावलपिंडी में सदियों पुरानी ये इमारतें रावलपिंडी का असल चेहरा भी हैं और कदीम विरसे की पहचान भी। यहाँ कदम कदम पर अजीम विरसे के आसार बिखरे हैं। आइए आपको सैर कराते हैं। बुलंदो बाला इमारतें, खूबसूरत आर्किटेक्चर मगर खस्ता हाली का शिकार। भाबड़ा बाजार की तंगोपुर पेच गलियों की ये इमारतें गुज़िश्ता 2 सदियों की चश्मदीद गवाह हैं। टूटे फूटे जीने, दरार ज़दा दीवारें, लकड़ी पर दिलकश नक्शो निगार, मगर इस सकाफती विरसे को नाकदरी का दीमक बुरी तरह चाट गया। यहाँ पर मुतमव्वल अफराद जो रावलपिंडी के थे वो या हिंदू थे या सिख थे, और यहाँ के अहम तरीन महल्ले जो थे या वो हिंदुओं के महल्ले थे या सिखों के। मुसलमानों की तादाद थी लेकिन कम थी। 47 के बाद जब वो यहाँ से हिजरत कर गए और यहाँ के ऊपर फिर दूसरे इलाकों से भी रहने वाले लोग और हिंदुस्तान से लोग जो महाजरीन जो यहाँ पे आए तो वो इन घरों में आबाद हुए। अब एक अफसोस की बात यह है कि हम उन घरों में तो आबाद हो गए, लेकिन हमने उन घरों को अपनाया नहीं, हमने उनको अपना विरसा नहीं समझा, बल्कि उसको एक ऐसे जैसे आप एक सुतीली चीज़ के साथ जो सलूक करते हैं वो हमारा एक जज्बाती ताल्लुक उससे एक सुतीलापन का उसका इजहार है। दुर्गा निवास हवेली हो या फिर मशहूर सुजान सिंह हवेली, दरो दीवार के झुलसे हुए रंग और हवा के दोष पर लहराते मकड़ी के जाले एक पूरे अहद के जवाल का पता दे रहे हैं।
तारीख और सकाफत की इन दीमक ज़दा किताबों को महफूज बनाने की जरूरत थी, मगर इन्हें तेज गाम घड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। इंतज़ामी तौर पर रावलपिंडी शहर को बदकिस्मती से वो अहमियत नहीं मिली कि जो एक कह लीजिए एक चौथे पांचवें बड़े शहर को मिलनी चाहिए थी। तो उसकी शायद, जैसे मैंने आपको कहा, एक वजह इस्लामाबाद है, दूसरी वजह है कि इस शहर के दो हिस्से हो गए, एक कंटोनमेंट बोर्ड के पास चला गया, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और अगर आप आबादी का तनासुब देखें तो इस वक्त ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो रावलपिंडी है उसकी तादाद कंटोनमेंट बोर्ड में रहने वाले लोगों से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों के अंदर जो सहूलतों का अगर मवाजना करें तो कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो इस्लामाबाद की तरह है, और ये जो हमारा जो पुराना रावलपिंडी का शहर है ये बिल्कुल एक कह लें कि ज़वाल याफ्ता है। भाबड़ा बाजार रावलपिंडी के झरोकों से देखें तो आज भी गुज़िश्ता सदी पंजों के बल खड़ी दिखाई देती है। तवील उम्र की आखिरी घड़ियां गिनती ये इमारतें अपने साथ एक अहद की दास्तान लिए हुए हैं, और अब ये दास्तान भी खत्म होने वाली है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरह रब्बानी, समा, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी आज आपके सामने हम रखेंगे, जिसने सख्त हालात देखे लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी कामयाबी का रास्ता तय किया। ये नहीं सोचा कि मंजिल कितनी दूर है, बस मंजिल की तरफ बढ़ना सीखा और मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। कभी आपने सुना कि किसी ने इल्म हासिल करने के लिए सड़कों की खाक छानी हो, भीख मांगी हो, यानी ऐसी नौबत आ गई हो? हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे 28 साला निशा राव से। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं। लाहौर से कराची आने वाली निशा ने 10 साल भीख मांग कर गुजर बसर की और उन्हीं पैसों से तालीम हासिल की, वकालत की तालीम हासिल की। कितने घंटे सड़कों पर खाक छानी, फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितना उन्हें सपोर्ट किया गया, आज हम इस सब की बात करेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कि जो देखने वाले हैं उन्हें इससे ये सबक ज़रूर मिलेगा कि हालात जैसे भी हों आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला नहीं आना, क्योंकि आपकी सोच जो है वो आपको कुछ ना कुछ बना देती है। आपकी सोच अगर अच्छी है, पॉजिटिव है, अगर आपको पॉजिटिव रहना आता है मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी, तो यकीन करें कि आप ज़िंदगी में एक ऐसे मकाम पे ज़रूर पहुंचते हैं कि आपको खुद पे फ़ख्र होता है, देखने वालों को आप पे फ़ख्र होता है, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी कहानी बन जाते हैं कि लोग आपसे सबक सीखते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की, वो क्या चीज़ थी जो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आई। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता शुएब, आपको बहुत मेहनत, लगन और हिम्मत से अपने आप को संवारना पड़ता है, अपने आप को मुश्किलात से और जो दुनिया है ना, जो दुनिया का माहौल हो चुका है उससे बचाना पड़ता है। और निशा ने ऐसा ही किया। निशा ने ऐसा किया। निशा राव ट्रांसजेंडर लॉयर हमें ज्वाइन करें। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एंड वी हैव योर टीचर मुदस्सिर इकबाल साहब, कैसे हैं आप? बड़ा आपने तो सपोर्ट किया, लेकिन आपकी सपोर्ट पर बात करने से पहले मैं इनकी कहानी सुनना चाहता हूँ। वो जो मेहनत थी, वो जो लगन थी, वो जो हौसला था, हिम्मत थी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। तालीम हासिल करना ही मुश्किल है, बट तालीम हासिल करने के लिए जो फंड्स आपको इकट्ठा करना है उसके लिए अगर आपको सड़कों पर जाना पड़ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। आपने कैसे किया, इतने साल किया? देखिए, आपने बात की फंड्स तो मेरे लिए एक मजाक वाली बात हो गई है। हमारी कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए फंड्स नहीं दिए जाते। देखिए, हमारी कम्युनिटी को तो पहले रिजेक्शन का ही बहुत सामना होता है, फैमिली से भी स्टार्ट होता है और फिर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद तो सोसाइटी का होता है। हमारी कम्युनिटी को सिर्फ एक दीवार के साथ लगाया गया है। हमारी कम्युनिटी या तो वेडिंग डांसिंग कर सकती है या बैगिंग कर सकती है कराची के अंदर। तो मुझे डांस वगैरह से तो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, तो मैंने बैगिंग इसलिए की कि मैं अब फ्यूचर में कुछ कर सकूं। तो वो सोचा हुआ था? नहीं, ये मैंने सोचा नहीं था। मैं दरअसल एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मेरी कंप्लीट फैमिली, मेरे पेरेंट्स और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं वेल एजुकेटेड है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं उनसे दूर हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी स्टडी को जारी रखूँ और किसी एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाऊँ, अपने लिए और कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ।
तो इसलिए मैंने बैगिंग की। बैगिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। आपको पता है रोड पर भीख मांगना इतना टफ़ काम होता है, और ये मैं कहती हूँ कि लाइफ का सबसे मेरा बुरा एक्सपीरियंस था, जिस पर इंसान की जो अपनी डिग्निटी होती है, इज़्ज़त होती है, वो दाव पर लग जाती है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा वो मुझे हुआ, लेकिन उस टाइम मुझे मीडिया NGO सेक्टर्स से कोई सपोर्ट नहीं किया। क्यों? हमारी कम्युनिटी के लिए उस टाइम लोग इतने अवेयर नहीं थे। अब माशाल्लाह सोसाइटी को अगर हम समझाना चाहें तो सोसाइटी समझती है। आपके सामने मेरे सर की मिसाल है। अगर ये मेरे साथ नहीं होते, अगर मैं इनको ज्वाइन नहीं करती, तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी आई थिंक कि ना बैठी होती। ठीक, अच्छा मुझे ये बताएं निशा कि आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि आपकी फैमिली में सब पढ़े लिखे हैं ना, तो आपको ये मोटिवेशन वहाँ से मिली कि अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने कुछ उन्हें बन के दिखाना है, ऐसा ही था? ये नहीं था। मेरा बस एक ड्रीम था कि मेरे जो बहन भाई हैं सब मास्टर किया हुआ है। बस इस ड्रीम के साथ कराची आ गई थी कि कमाऊंगी, लाइफ को एंजॉय करूंगी और मास्टर करूंगी। जब मैं कराची आई, कराची तो मैं इस लालच में अपनी कम्युनिटी ट्रांसजेंडर्स के साथ भाग कर आ गई, मनोड़ा देखूंगी और समंदर देखूंगी। घूमने फिरने के लिए आ गई ना। लेकिन निशा, ये जनरली हमने ऑब्जर्व किया है इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली आपका साथ नहीं देती, आपको अलग कर देती है। आपको ये फेस करना पड़ा? नहीं, मैं इस प्लेटफॉर्म से झूठ नहीं बोलूँगी। मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने ख़ुद के लिए घर को मूव किया। अभी भी मेरे घर वाले मुझे सपोर्टेड हैं। अभी मेरे बाबा ने 3-4 दिन पहले मुझे कॉल करके बोला हम तुम्हें गाड़ी दिलवाएंगे, तुम ऑटो पर नहीं जाया करना। मैं सल्यूट करता हूँ आपके पेरेंट्स को, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्ट उनकी तरफ से है, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि सोसाइटी ही एक्सेप्ट नहीं करती। आई थिंक कि अभी मेरे घर वाले तो नहीं देख रहे, लेकिन मेरी एक सिस्टर हैं, वो अब इस टाइम मुझे ज़रूर लाइव देख रही होंगी। आपकी सिस्टर आपको देख रही हैं। आपके अपने फैमिली से मुतालिक बताया कि पढ़े लिखी फैमिली है वो, फिर सवाल ये बनता है कि उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया, आपको भीख क्यों मांगनी पड़ी? लेकिन इसका जवाब जानने से पहले निशा, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। बहुत से और सवाल आते हैं मुदस्सिर साहब से भी। सपोर्ट ने किस तरह से निशा की जिंदगी आसान की? बहुत रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है, और इसी किरदार की बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे निशा राव से। ट्रांसजेंडर लॉयर हैं, सिटी कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, और उनके उस्ताद मुदस्सिर इकबाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। निशा, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह आपने बताया कि यू बिलोंग टू रिच फैमिली, आप लाहौर से कराची आई, तो क्वेश्चन इज कि पेरेंट्स को ये गवारा नहीं होता कि आप भीख मांगें? आपकी फैमिली रिच थी, उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया फिर आपको? जब मैं कराची आई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, मैं घर से चोरी चोरी भाग कर आ गई थी। उनको तो मैंने मेंशन ही नहीं किया था कि मैं भाग कर कराची जा रही हूँ। उनको तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। जब उनको 3 मंथ के बाद मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने मुझे ट्रेस करके मुझे वापस लेकर गए। फिर मुझे समझाया, मुझे दोबारा से एडमिशन करवाया, फिर मैं अपनी कम्युनिटी के साथ दोबारा फिर कराची आ गई। फिर उन्होंने मुझे ये कहा आप कहीं भी रुको, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई को जारी रखना। सही, तालीम को जो है ना उसको आपने जारी रखना है। क्योंकि लेकिन मैं, क्या आपके पेरेंट्स को ये मालूम था कि आप सड़कों पर भीख मांगती हैं? नहीं। मेरी फैमिली को ये चीज़ बहुत बाद में, आई थिंक मेरे अंदाजे से उनको मीडिया से ये पता चला कि मैं रोडों पर भीख मांग रही हूँ। अच्छा। उन्होंने ये समझा कि मैं अपनी कम्युनिटी में रह रही हूँ, कम्युनिटी वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी में ऐसा नहीं है। क्यों? हमारी कम्युनिटी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं होती। हमारे लिए कोई भी इस तरह के कम्युनिटी सेंटर्स या हॉल्स नहीं मुख्तस किए जाते। हैंड टू माउथ सिस्टम। लेकिन निशा, मुश्किल है, आपने खुद कहा ये बहुत मुश्किल होता है सड़कों पर भीख मांगना, तालीम के लिए हो, जिसके लिए भी हो। फैमिली आपके रिच हो, आपने क्यों फैमिली से सपोर्ट नहीं ली? आपने मुश्किल रास्ता क्यों चुना, कठिन रास्ता क्यों चुना? आई थिंक मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मेरे बाबा की 2 शादियां हैं, स्टेप बहन भाई थे, और मैं सबसे छोटी हूँ। मैं थोड़ी सी समझो कि लाडली थी, और थोड़ी जैसे अक्कड़ टाइप जो लोग होते हैं वैसी थी। अपनी बात को मनवाने का मुझे आज तक घुमंड है। अगर मेरी बात सुनी नहीं जाती तो मैं खुद का बहुत ज़्यादा लॉस कर देती।
ठीक। और छोटे होते हैं ना, उनमें ये चीज़ होती है। ठीक, हम ज़रा उस्ताद मोहतरम की तरफ भी बढ़ते हैं। सर आप बताएं, निशा को आपने तालीम दी, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इस चीज़ पे राज़ी रखा, इस चीज़ पे आपको जो है ना डटे रहने का सबक दिया कि बस निशा को तालीम दिलवानी है और जो बाकी लोग हैं जो इस कम्युनिटी के, उनसे अलग मैंने इसको दिखाना है? असल में हमने कभी, मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी कभी किसी ख्वाजा सरा को, ट्रांसजेंडर को एजुकेशन की तरफ और किसी प्रोफेशनल फील्ड की तरफ आप लोगों ने भी नहीं। तो खैर सर देख रहे हैं हम। हाँ, अभी इंशाल्लाह ताला काफ़ी माहौल बदली हो रहा है, लेकिन ये कि उससे पहले आज से 3 साल 4 साल पहले जब ये लॉ की तरफ आई तो उस वक्त तो हम इतना वो नहीं थे, ऐसे चीज़ें नहीं देखते थे, सिर्फ रोड पे मांगते हुए ही हमने देखा था। तो जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको बड़ा मोटिवेट किया। मैंने कहा आपको प्रोफेशनल मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात हमारी एक प्रोग्राम में हुई, एज अ गेस्ट में वहाँ गया हुआ था, ये भी वहाँ पे थी। जब इन्होंने बताया, पढ़ रही थी? जी, ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया था उस वक्त। ओके। जब इन्होंने बताया, हमारी बातचीत हुई, तो मैंने फिर इनको मोटिवेट किया कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बनो तो आपको लॉ की तरफ आना चाहिए, वहाँ आप इन लोगों की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। उस वक्त तक ये लॉयर बनना नहीं चाहती थी? नहीं, उस वक्त इनका कोई इतना ख़ास विजन नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है आप चीज़ों को आस्ता आस्ता देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं। और हमारे यहाँ ग्रेजुएशन तक हर बंदे ने इंजीनियर बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है। Back in which year? आज से 4 साल, 5 साल पहले, 2016-2015 की बात। जी, जब इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई थी। तो फिर जो है मेरी तो सिर्फ बहरहाल मोटिवेशन ही है, मेहनत तो इनकी अपनी है, मैं तो कोई क्रेडिट नहीं दूंगा इसमें। क्रेडिट आपके टीचर्स को जाता है, हम जो आपको इतना सिखा देते, इतना पढ़ा देते कि आप बेहतरीन मकाम पे होते हैं। ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने भी मुश्किलात के बारे में बताया, तो यकीनन आपको भी तो इनको तालीम देने में, इनको यहाँ तक पहुँचाने में कुछ मुश्किलात होंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा हमने नहीं देखा इस तरह की कम्युनिटी में कोई लॉयर की इस तरह की। हो सकता है सर कि ऐसा भी हो कि आप इन्हें सपोर्ट कर रहे हो और उस वक्त, जिस वक्त की हम 2015 की बात करें, आपको तनकीद का निशाना बनाया गया? नहीं, कोई इतना खास नहीं था, लेकिन ये है कि लोग, जैसे आपको पता है हमारी सोसाइटी में इसको अजीब सा वो ट्रीट करते हैं लोग, तो क्या है ये, क्यों, ये कौन है, कि क्या हो रहा है, तो वो इस तरह के सवालात थे। लेकिन अब आके जो है वो लोग बड़ा इसको पॉजिटिवली देखते हैं कि यार आपने ये बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा कि इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेहनत उनकी अपनी है। मैंने तो सिर्फ मोटिवेट किया इनको, डायरेक्शन दिखाई है। और अभी भी मैं इनको, चूँकि अब इनके सामने एक नया मैदान है, तो मैं वहाँ पर भी इनको मोटिवेट करता हूँ और मैदान में खड़ा करके भाग जाता हूँ। अच्छा, ये होता है ना कि उस्ताद तैरना सिखा देते, फिर बच्चे को फेंक देते समंदर में, कहते जाओ अब तैरो। क्योंकि वो चूँकि मेरे वालिद भी इस फील्ड से थे, तो उन्होंने मुझे इसी तरह सिखाया कि वो कोर्ट में खड़ा करके वो भाग जाते थे। आप खुद केस करोगे तो आपको यही किया है, इनको केस बता के चलो जी जाओ खुद लड़ो केस? नहीं, अक्सर ये होता है कि मैं ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होती हूँ, खुद पे डिपेंड नहीं करती। लोगों से काम करवाने का मुझे वो होता है कि मेरा वो भी काम हो जाए। लेकिन सर का मैंने ये देखा है कि ये हमेशा मुझे इस चीज़ पर डांटते हैं, खुद से तुम सब कुछ करो। कभी ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ मेरा काम उससे करवा लूँगी, उससे करवा लूँगी, नहीं, इनकी इन्होंने हमेशा मुझे यही कहा है कि कुछ भी जो करना है ना, आपने खुद से करना है। जैसा कि अभी हमने एक NGO रजिस्टर करवाई हुई है, ट्रांस प्राइड सोसाइटी। मैं डिफरेंट NGOs में लोगों की एम्प्लॉय थी, लोगों के साथ काम करती थी कम्युनिटी के लिए। अच्छा। लीगल भी और हेल्थ पर भी। तो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया NGO रजिस्टर करवाने में। पहले मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी कि तुम एक पाकिस्तान के लिए ब्रांड हो। इन्होंने मुझे ये बोला, मुझे अच्छा लगा। सेकंड, इन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, फ्रंट पर नहीं बैक पर खड़े होके, लेकिन काम तुमने खुद से करना है। सेकंड, हमने NGO रजिस्टर करवाई। मेरी NGO का आई थिंक वो लोगो भी चल रहा है। तो ट्रांस प्राइड सोसाइटी, इन्होंने लोगो मेंशन किया, स्लोगन्स बनाई, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, सारी इन्होंने मुझे हेल्प की। आज मैं एक इदारे की, ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट। उस इदारे में क्या होता है? उस इदारे में अपनी कम्युनिटी को मैं लीगल जो इश्यूज़ होते हैं उनके, हेल्थ पर मैं वर्क कर रही हूँ, लीगल इश्यूज़ पर काम कर रही हूँ। हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मैं प्रेसिडेंट बन गई, माशाल्लाह। अच्छा, ये कहें अब तक आपने कितने केसेस आपने लड़ लिए हैं, कितने जीत गई हैं? किस तरह के केसेस आप डील करती हैं? देखे, केसेस जीतना नहीं होता। अभी मेरा लर्निंग पॉइंट पर चल रही हूँ,
चीज़ों को लर्न कर रही हूँ। हमारे वैसे बहुत लंबे चलते हैं। नहीं आप ऐसे नहीं है, करप्शन केसेस नहीं, हमारा ऐसा भी सिस्टम नहीं है, हमारे केसेस जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं। तो किस तरह के केसेस आते हैं? ज़्यादातर मैं कम्युनिटी के हरासमेंट पर देखती हूँ, जैसे तशद्दुद होता है, फैमिली मैटर्स तैयार होती हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड होती हैं, ये चीज़ें मैं फोकस करती हूँ। लेकिन हर चीज़ में मैं सर की रहनुमाई लेती हूँ। अगर मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ तो पूछ रही होती हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, किस सेक्शन के तहत काम करना चाहिए। हम And he is always there to guide you. कोर्ट का माहौल क्या होता है जब निशा दलाइल दे रही होती है, निशा केस लड़ रही होती है? देखें, कोर्ट के जो लॉयर्स हैं बहुत अच्छे हैं। कराची के जो वकील हैं, आई थिंक अब मैं पंजाब का और कराची का कंपैरिजन तो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ मैंने देखा है वकील बहुत सपोर्टेड हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा। अगर मैं कोर्ट में जाती हूँ तो लोग मुझे खुद मिलना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करें, आप हमारा प्राउड हैं। मुझे खुशी है कि सिटी कोर्ट में लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं। जब मैं लॉ में आई थी मैं डरती थी इतना हजूम होगा मेल्स में, एक ट्रांस होना, फीमेल्स तो चलो अलग बात है, एक ट्रांस का होना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन आप उस हुजूम से भी लड़ी और आप उस माहौल से भी लड़ी। जो अब आपको देख रहे हैं आपकी कम्युनिटी के लोग, उन्हें क्या मैसेज देंगी? उन्हें मैसेज ये दूंगी, अगर वो बैगिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको चाहिए वो स्टडी करें, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में कोई कोर्सेज करें, ताकि वो भी दूसरे लोगों की तरह एक मिसाल बन जाए। ठीक, उस्ताद मोहतरम का भी हम पैगाम ले लेते हैं कि मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, अब मेरी अम्मा कहती थी कि देखो तुम्हारी टीचर घोल के नहीं पिला सकती, डंडे के जोर पे तो पिला देगी, या तो खौफ या शौक, आपको ये दो चीज़ें पढ़ा सकते हैं। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देंगे? मैं तो सोसाइटी को कहूँगा ये बात कि हमने एक बहुत बड़े लोगों की तादाद को नॉन प्रोडक्टिव करके साइड पे किया हुआ है, और वो उनका कोई रोल नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो मैं लोगों से कहूँगा कि हम सब मिलके उनकी तरफ ध्यान देते हैं और उनको आगे लेकर आते हैं, ताकि वो भी एक प्रोडक्टिव रोल अदा करें। यही इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ एक अहम कदम है सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे आप निशा, आपका भी शुक्रिया, साथ मौजूद थी। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, आप एक मिसाल बनी है, बढ़ना है आगे। खबर यह है कि क्वेटा में पीडीएम का 25 अक्टूबर को जो जलसा होना है उसका मकाम अब तब्दील कर दिया गया है। हॉकी चौक में ये पहले जलसा होना था, अब अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में ये होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर मकाम तब्दील किया गया है। इसी से मुतालिक बात करेंगे, मुजीब उल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। मुजीब, गुज़श्ता रोज़ थ्रेट अलर्ट जारी हुआ, उसके बाद ये फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि नेक्टा की जानिब से जो थ्रेट अलर्ट क्वेटा और पेशावर के लिए जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कालाधन तंजीम जो है वो दहशतगर्दी के हमलों में सियासी जो शख्सियात है उनको दहशतगर्दी के हमले में निशाना बनाने का मंसूबा रखती है, जिसके पेश नज़र जो है वो अब हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है वो अपोजिशन के जो पीडीएम का जो जलसा जो 25 अक्टूबर को क्वेटा के हॉकी चौक पर मुनक्किद होना था, उन्हें अब अयूब स्टेडियम का फुटबॉल ग्राउंड फराहम कर दिया गया है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हम अपोजिशन के पीडीएम के जो जलसा है जो क्वेटा में 25 अक्टूबर को होगा उसका हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम करेंगे। पीडीएम में शामिल अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमती जो पेशकश है वो कबूल करते हुए अब जलसा अयूब स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में मुनक्किद करने का भी फैसला कर लिया है। ठीक, जलसागाह की जगह तब्दील कर दी गई है। और मुजीबुल्लाह हमें बताते हैं। मुजीब, आपका बेहद शुक्रिया। अब जरा और आगे बढ़ते हैं और एक अदालती कार्रवाई की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में गुज़श्ता दिनों बड़ी बहस, ये जजीरों की बात थी। सिंध के जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस अटॉर्नी जनरल ने खालिद जावेद और दीगर सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि फौरी तौर पर कोई तामीराती काम अभी शुरू नहीं हुआ है, ना ही हो रहा है, और साथ ही साथ सिंध हुकूमत के एतमाद पर ही काम होगा, जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि सूबाई हुकूमत को किसी काम में एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो शिकवे शिकायतें हुई हैं अदालत में, इसी पर बात करेंगे। इरफानुल हक से। इरफान, क्या रही है अदालती कार्रवाई? देखिए महक, आज जो सबसे अहम बात हुई है, अटॉर्नी जनरल ने बड़ा अहम बयान आज अदालत में दिया है ऑन रिकॉर्ड। और उनका ये कहना था कि सूबाई हुकूमत के खदशात जब तक दूर नहीं हो जाते यहाँ पर कोई भी तामीराती सरगर्मियाँ नहीं होंगी, और अगर खदशात दूर ना हुए तो जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है आइलैंड की डेवलपमेंट के हवाले से जो अथॉरिटी कायम की गई है उस ऑर्डिनेंस में तरमीम भी की जा सकती है। लिहाजा सिंध हुकूमत की ज़मीन है, ये वफाकी हुकूमत तस्लीम करती है, इसलिए
जो माहौलियात हैं उसका भी ख्याल रखा जाएगा, मैंगोज का भी ख्याल रखा जाएगा। लिहाजा किसी भी किस्म की कोई तरक्याती जो या तामीराती सरगर्मियाँ हैं वो सिंध हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर नहीं हो सकती। अदालत ने नई जो दरख्वास्तें दायर हुई थी उस पर भी फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये हिदायत की है कि 13 नवंबर को जो कानूनी निकात हैं उस पर तैयारी करके आएँ। अटॉर्नी जनरल खुद उस पर वफाक की जानिब से दलाइल देंगे, जबकि एडवोकेट जनरल को अदालत ने हिदायत की है कि वो भी आइंदा समात पर पेश हों और दीगर फरीकैन जो हैं दरख्वास्त गुजार के वकला वो भी अपने अपने दलाइल देंगे। उसके बाद ही अदालत कुछ फैसला करेगी। इरफान लक बेहद शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ जाए। ब्रेक के बाद क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अनार की और आपने कहावत बताई थी कि एक अनार 100 बीमार। ये तो कहावत है, लेकिन इस एक अनार से आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली या कितने फायदे हो सकते हैं ये आज हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट में। और अनार वो वाहिद फल है शुएब जिसका जिक्र कुरान में है और ये जन्नत का फल है। और अगर इसके दरख्त की बात करें तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर ईसा से कि अनार का जो दरख्त है इस पर वो परिंदे घोंसला बनाते हैं जिनको डर हो कि सांप या बिच्छू तो नहीं आ जाएंगे, बिकॉज सांप या बिच्छू इस पर नहीं जाते। ये मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन थी। हम आज बात करेंगे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और उनके क्या मसाइल हो सकते हैं जो कि अनार से ठीक हों। बच्चों में जो खून की कमी है, अनीमिक बच्चे होते हैं, वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिगर और मैदे की गर्मी का मामला हो या जिल्द में निखार की कोशिश, अनार बतौर मेडिसिन काम आ सकता है। मगर इस फ्रूट को मेडिसिन कैसे हम बना सकते हैं? हमारा पैनल साथ मौजूद है। वी हैव डॉक्टर बिल्कीस, डॉक्टर ईसा एंड हकीम रजा इलाही विद अस। आप अपने मसाइल के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी हम फ्लैश कर देंगे, आप उस पर कॉल कीजिए और आपका जिससे सवाल होगा वो आपको जवाब देंगे। बट क्योंकि डॉक्टर ईसा इस जगह पर आ चुके हैं, इस हॉट सीट पर मौजूद हैं, अनार के बड़े करीब मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आज अनार के साथ वो क्या करने वाले हैं। तो सिर्फ अनार का तारुफ ही करा दें तो शायद हमें नुस्खे बनाने की ज़रूरत नहीं हो। अल्लाह ताला की उन नेमतों में से हैं कि इंसान फल सब्जियां खाता है, उसकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है 40 हिस्सा जो है वो विटामिन सी का लेता है। बहुत सारी चीज़ें खा के भी पूरी नहीं करता, सही, लेकिन 40 से ज़्यादा एक अनार के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है, माशाअल्लाह, यानी कि इतना विटामिन सी है। अच्छा, फिर बहुत सारे और विटामिन के साथ, क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत पाया जाता है, तो आज का जो वेदर चल रहा है जिसमें वायरल इन्फेक्शन होता है, ये दोनों मिलकर आपको वायरल डिजीज से बचाते हैं। विटामिन सी, कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल के प्रोसेस को रोक देता है। खांसी या खराब हो गला, उसके लिए भी होता है? जी बिल्कुल होता है। तुर्श और मीठा दोनों मिक्स करना पड़ता है। अकेला तुर्श समटाइम्स सब लोगों को सूट नहीं करता। ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है जो बार बार ट्रिगर होता है उसको मेंटेन करता है। शुगर वालों के लिए गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, अनार शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है। ये कुछ ही फ्रूट्स हैं जो शुगर पेशेंट्स खा सकते हैं, जैसे कि आड़ू खा सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, अनार भी खा सकते हैं। ये अनार का ड्रिंक किसी का भी नहीं शुगर वाले को पीना चाहिए, शुगर बहुत ज्यादा होता है, फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर साहब एक वाइट अनार भी तो होता है ना? अनार ये जो है ना, ये बेदाना अनार कहलाता है। बेदाना यानी कि इसके अंदर जो सीड होंगे, इसके अंदर एक गुठली सी निकलती है, इसके अंदर नहीं होगी, और मेडिकली इसके ज्यादा फायदे हैं। इसके अंदर बेदाना अनार कहलाता है। लेकिन ये मिलता ये वाइट होता है या दूसरा है? ये नहीं, वाइट ही होता है, दरअसल के दाने, इसको बेदाना कहते हैं। और एक अनार फली भी होती है। कोई भी चीज, यानी कि इसका छिलका, इसका फूल, जैसे ये गुले अनार कहलाता है। ओके। अब गुले अनार भी एक इतनी जबरदस्त चीज है, खुदा ना खासा किसी को मसूड़ों से खून आ रहा है और दांत भी उसके हिल रहे हैं, तो इसी का पाउडर बनाकर आप मंजन के तौर पर इस्तेमाल करें, 3 दिन के अंदर आपका ब्लड बंद हो जाता है। किसी भी उम्र के शख्स के दांत हिल रहे किसी भी उम्र के हो, 20 साल के हो या 100 साल की लड़की लड़का हो, तो सबके बंद हो सकते हैं। लड़का कैसे हो सकते हैं डॉक्टर साहब? क्यों नहीं हो सकते? जब हम 25 के हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता? देखें अच्छा, नक्सीर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। होता है गर्मियों में ज़्यादा बच्चों को, तो इसका पाउडर बना के रख लिया करें, आधी चमची सुबह शाम पानी में दें, नक्सीर बंद हो जाता है इसके साथ। अच्छा, खूनी बवासीर में ये होता है, पाइल्स में, कि अगर ब्लड नहीं रुक रहा हो तो वहाँ इस छिलके का बड़ा रोल है कि अगर ये अनार का छिलका है। अच्छा। मैंने कहा ना, इसकी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने उसके बगैर फ़ायदे के, तो ये पानी में डालकर चंद छिलके, आप अब तो फ्रेश भी अवेलेबल है, अगर नहीं मिलता तो किसी भी पंसार से मंगा सके, उसको 1 कप पानी में डालकर जब पकाएंगे तो वो कप आधा रह जाएगा। अब ये आपकी मेडिसिन बन गई है, पी लें वो। 3 दफ़ा पिएंगे, यानी कि 1 कप सुबह
और फिर दूसरे दिन सुबह, तीसरे दिन आपका ब्लड, यस, अब निहार में पिए या खाने के बाद पिए, डजंट मैटर। अच्छा, उसके अलावा कोई जख्म जो किसी भी चीज़ से नहीं भरता, अनार के छिलके को जलाकर इसका पाउडर बना लें और जख्म के ऊपर छड़क लें। डॉक्टर साहब, अगर महबूबा का दिया हुआ जख्म हो तो फिर वो नहीं सजाता। क्या हम अपनी जिंदगी की पुरानी बातें लेके बैठे हैं? पुरानी बातें जनरली पूछा। आपकी बेगम देख रही है। उसके भरने की दवाएं ब्रेक के बाद। अच्छा, ये स्किन के लिए कैसे वो है कि आपकी स्किन ग्लो करती है? इसके जो फ्रेश बीज होते हैं, ये और मिल्क क्रीम और बेसन, इन तीनों को मिलाकर अगर आप लगाते हैं तो स्किन बहुत ग्लो करती है। अच्छा, सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के होंठ जो है वो पीले हो जाते हैं, या चेहरा जो है वो, उसमें ये जो बेदाना अनार है इसका बड़ा काम है। अगर आप ये रोज एक ले रहे हैं तो आपके होंठ सुर्ख, चीक सुर्ख, ये आपके इस पर जाने से पहले हम एक कॉलर ले लेते हैं। मिसेस मुगल आजम फ्रॉम लाहौर, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, और आज क्या शेर है हमारे लिए? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और मेरी तरफ से सबको बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। और आज का शो बहुत बेहतरीन है, और होस्टिंग तो आपकी बड़ी कमाल होती है, शो में जान डाल देती है, और जो आपके गेस्ट आते हैं वो ऐसे मजेदार टोटके बताते हैं, क्या बात है कि हम घर बैठ के अपने हुस्न को दोबारा कर लेते हैं। लॉरी होंदे ने सुबह सुबह फ्रेश। क्या सवाल है आपका और किससे? सवाल तो करूंगी मैं, लेकिन एक खूबसूरत बात करना चाहती हूँ। जिले के हवाले से बात करूंगी कि अल्लाह से मांगो, बेहिसाब मांगो और बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही एक जात है जो वापसी का तकाजा नहीं करती। जबरदस्त, अच्छी बात आज इन्होंने कर दी। मिसेस मुगल आजम ने कर दी। मुगल आजम साहब ठीक है। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अनार के बारे में डॉक्टर बल्कीस से पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो बालों में हेयर फॉल आ जाता है, किसी ने बताया था कि इसका जूस जो है वो निकाल के, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन कोई रेमेडी थी अनार से ना, तो बालों के लिए है कुछ ऐसा कि बालों में यूज कर सके, हमारे बाल तो जो है गिर रहे हैं या कुछ हेयर फॉल है उसके लिए। तो डॉक्टर बिल्कीस से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई रेमेडी है तो मुझे बताएं। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर बिल्कीस आपको जवाब दें, मुझे बताएं कि जो पिछले आपने टोटके पूछे थे वो उसका आपने रिव्यू नहीं किया, उसका आपने बताया नहीं हमें कि रिजल्ट कैसा था, ये क्यों गिर रहे हैं बाल आपके अभी तक? नहीं, वो है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं वो डाई छोड़ दिया मैंने, इसीलिए बल्कि साहब ने कहा था कि डाई का कोई इश्यू नहीं है, आप एक ही लें, अच्छे ब्रांड की लें, ताकि आपको बार बार ये ना होना पड़े। लेकिन मैंने अब छोड़ दिया, तकरीबन मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। ओके, चलिए डॉक्टर बिल्कीस, मुझे फायदा हुआ है। ओके डॉक्टर बिल्कीस बताइए। बालों के लिए अनार को खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है, या तो फिर आप अनार में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर सर की जड़ों में लगाएंगी तो इससे आपकी खुश्की कम हो सकती है, क्योंकि इसके जो अज्जा हैं वो आपकी खुश्की को कम कर सकता है। इसको खाने से आपके बाल गिरना यकीनन रुक सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी बाल गिरते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, एक और कॉल है हमारे साथ, सरगोधा से हमें ज्वाइन किया मिसेस अली ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कहिएगा क्या सवाल है आपका और किससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मिसेस अदील बात कर रही हूँ, अली नहीं अदील। अदील, ठीक है, मैं माजरत चाहती हूँ मियाँ का नाम गलत लेने पे। ना इट्स ओके। ऐसा मेरा जो है ना मैम सवाल है सरीसा से कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टमक का। मेरे स्टमक में शदीद पेन होती है, यानी मैदे में, और उसके बाद फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है, समटाइम वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, हकीम की खाई, डॉक्टर्स की खाई, कोई कहता है जख्म है, कोई कहता है सोजिश है। तो मैं यकीन करें, बच्चे मेरे 2 हैं और अब 26 मेरी एज है। मैं इतनी ज़्यादा अब टेंशन में हूँ कि मैंने लाहौर के लिए अपॉइंट किया हुआ अपने आप को कि मैं अब जाऊँ और मेडिसिन लूँ। ठीक, रजा भाई आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? जी प्लीज़। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है तली हुई चीज़ें, जो है तेज़ मसालादार चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, बेहतर है। दूध की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे दही है, मलाई है, दूध है। कुछ अर्सा 10 दिन 15 दिन तक ये करें, और इसके साथ आप ले लें सौंफ, मुलेठी, इन दोनों का पाउडर बना लें और इसमें बड़ी इलायची शामिल करें। 30 ग्राम सौंफ ले लें, 30 ग्राम मुलेठी और 15 ग्राम बड़ी इलायची के दाने ले लें। आधी चम्मच इसकी सुबह शाम खाया करें, ये बहुत अच्छा है। और बही दाना मिल जाएगा आपको बाज़ार से, बही दाना जो है उसको अच्छी तरह से पीस के आप रख लें, और 1 चाय का चम्मच इसका रात को पानी में भिगो दें, सुबह जेल बन जाएगा। ये जेल जो है सुबह खाली पेट लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शफा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, डॉक्टर ये भी कर सकती हैं, इनके लिए भी है, बाकी नाज़रीन के लिए भी। अगर गैस्ट्रिक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है,
तो ये अनार दाना आपके घर में होता है, वैसे ही सालन में डलता है, 1 टीस्पून लेकर 1 कप में डालकर इसको इतना पकाएंगे आधा कप रह जाए। ये दिन में 1 दफ़ा पी लें तो पेट का दर्द भी और गैसेस जो बनती हैं वो भी आपके रिलीव होती है। जबरदस्त। अब अनारदाना इस पे बहुत अच्छा काम करता है। फिर मैं एक ड्रिंक लोगों को बताऊंगा, बस एक ड्रिंक बताऊंगा, खास तौर पर ब्लड प्रेशर और हार्ट के जो पेशेंट है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो डेली अल्लाह ताला की एक नेमत जो आई हुई है उसका फ़ायदा उठाएं। अनार और एप्पल को मिक्स कर लें और उसका एक ड्रिंक बनाकर डेली पिएं। हार्ट वालों को और ब्लड प्रेशर वालों के लिए मेडिसिन है, यानी कि बहुत सेफ करती है कि जो अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको, ये कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली मैनेज कर रही है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को तो डिटॉक्स करता ही है, लेकिन आपकी हेड की जो हार्ट की जो शरियाने वगैरह हैं उनको खोलता है, उनको सॉफ्ट करता है, ब्लड फ्लो जरा अच्छा हो जाता है। यस बिल्कुल। सेब और अनार, सेब और अनार ठीक है। और क्या क्या इसकी होनी चाहिए? दोनों इक्वल क्वांटिटी में होने चाहिए। अच्छा, एक चीज और जो है, जो आजकल ज्यादा लोग हम देख रहे हैं, मुंह में छाले बन गए हैं और दाने निकल गए या जख्म हो गया है, तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अनार का छिलका फ्रेश ले लें या सूखा हुआ ले लें, 1 गिलास में पानी में डालकर इतना इसको पकाएं हल्की आंच पे, आधा गिलास रह जाए। रोजाना सुबह इसको गागल्स करें, 2 से 3 दफा करने के बाद आपका ये मर्ज खत्म हो जाता है। और आखिरी चीज ये लिखी हुई है, हकीम इब्ने ज़हरा बहुत पुराने हकीम है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर एक गुलाब की ये जो गुले अनार है, ये अगर साल में 1 दफा आदमी खा ले तो पूरे साल में उसको आंखों में दर्द नहीं हो सकता। अच्छा, अल्लाह की कौन सी नेमत, अल्लाह को झुटलाओगे। जबरदस्त। डॉक्टर बिल्किस, मैं चाहूँ अगर आप इस तरफ अब आ जाएं और हम आपसे जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर बच्चा एनीमिक हो तो फिर अनार कैसे फ़ायदा दे सकता है, उसके लिए आपके पास क्या है टोटका। डॉक्टर बिल्किस आ चुके हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब इस तरफ प्लीज़ आ जाइए। चलिए जी, हॉट सीट पे बारी है। अच्छा, इसके लिए देखिए, एनीमिक के लिए ये है कि जैसे आप सेब के साथ नहीं करना चाहते तो अंगूर और अनार का जूस मिलाकर दे दें। इससे ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं है कि आपने अंगूर और अनार का जूस आपने दे दिया। अच्छा, कुछ दफ़ा पास वक़्त ऐसा होता है कि आपका गला ख़राब हो जाता है ना, किस तरह की चीज़ें लेने से, आप चाहे जितना भी मीठा लें, तो इसके लिए आपने क्या करना है, पिंच मुलैठी इसमें डाल देना है, या थोड़ा सा अदरक पीस के आप डाल दें, अदरक का जूस। और वो वाला अगर आप थोड़ा सा, अच्छा इसको ठंडा नहीं दें बच्चों को। पास वक़्त ऐसा होता है ना कि इसमें फिर हमारे यहाँ शरबत का मतलब होता है एक तो चीनी डालना, दूसरा बर्फ़ डालना। ये 2 चीज़ें नहीं करेंगे और तो फिर उससे जो है उनका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अभी पेट दर्द का सवाल आया था, तो हमारे मतलब कि उसमें चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे पेट का ऐसा दर्द जो समझ में ना आए, ना एच पाइलोरी है, ना कोई मसला पता चल रहा है, और ऐसे क्रैम्प्स पड़ते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे इंसान की जान निकल जाती है। बिल्किस, सॉरी बट जनरली ये आजकल देखा गया कि भूखे पेट की दर्द ज्यादा लोग, वो अल्सर है, वो अल्सर ही है। क्या दर्द है, वो अल्सर है, उसमें ये काम नहीं करेगा। नहीं, इसमें नहीं, इसमें जो वही दाने का कहा है कि रात को भिगो के लेना है। खुबानी बहुत अच्छी होती है, रात को भिगो कर लें, जिसको कहते हैं भूख का दर्द। उसमें केला भी बहुत अच्छा होता है, बलाई मक्खन ये अच्छा होता है कि वो ले, ताकि वो आपका एसिड निकले ना। उसमें सही, उसमें इसमें ना मैदे की रोटी खानी चाहिए, वो जो भूख का दर्द है, उसमें ना चोकर की रोटी आपको नहीं सूट करेगी। डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि जो प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो कम करें, वो कम करें। मैं तो बिल्कुल मना कर देती हूँ। 15 दिन अल्सर पेशेंट को जो मेरे पास आते हैं एच पाइलोरी के, मैं कहती हूँ आपने ना दूध, दही, अंडा, मछली, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, सब, और यहाँ तक कि मैं कहती हूँ शोरबा भी ना लें। अच्छा, क्योंकि जब तक हम उसका सोर्स, मतलब कि जो उसको बढ़ाने का सोर्स है, उसको खत्म नहीं करेंगे तो बीमारी खत्म। अब आप मसला आ जाता है, बोलेंगे आपने तो मक्खन खाने का कहा है, तो ऑलिव का मक्खन लें। अच्छा, आप बादाम जो है, बादाम का दूध आप इस्तेमाल करें, तो ये कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करें। अपने प्लांट सोर्स करना है, एनिमल सोर्स खत्म कर देना। अब आते हैं कि वो दर्द जो पता ही नहीं किस वजह से हो रहा है, तो ये बेदाना अनार जो होता है, इसका जो छिलका होता है, इसको आप पीस कर पाउडर बना लें, जैसे यहाँ पाउडर बनाए। अच्छा। इसमें इसका रेशियो ऐसा होता है कि ये अगर आपने 50 ग्राम लिए तो आप इसमें 10 ग्राम सिर्फ आपने पिंक सॉल्ट मिला लेना है, आपकी दवा तैयार हो गई। उसके बाद ऐसे करके ना, अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के ये दवा तैयार हो गई, आप इसको मुंह में रख लें। एक चुटकी साथ पानी पीना है, इतना ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप इसका इस्तेमाल करें, फक्की। हाँ। और ऐसे ही वो जो सर्दियों की चोट के दर्द है ना, जो बिल्कुल नहीं जा रहे, दर्द हर जोड़ों में होता है, जी घुटनों में, जहाँ आपको एक्सीडेंट हुआ हो, खुदा ना खास्ता, उसका दर्द हो रहा हो, तो यही वाली चीज़ जो मैंने रेशियो बताया, उसको सरसों के तेल में पकाकर फिर आप उस जगह पे लेप करें और आप बैंडेज बांध दें। कुछ लोगों को सूजन हो जाती है, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को सूजन होती है तो इसका मतलब है कि जो दर्द आपका दबा हुआ है, आपकी हड्डियों का कोई ऐसी लाइन जो पता नहीं चल रही है, वो ऊपर आ जाती है। ऐसी सूरत में दूसरे से तीसरे दिन आप सिर्फ सलाजीत का लेप करना शुरू कर दें,
तो आपका वो दर्द सही हो जाएगा। अगर आपकी सूजन नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आप इसको 7 से 8 दिन कर सकते हैं, तो उससे जो दर्द है सही हो जाता है। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में है, मैंने बताया है, हमारे यहाँ पर क्योंकि नेचर ही डॉक्टर होता है, तो हमारे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चित्राल में करते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। अच्छा आपका जैसे जोड़ों का दर्द है, जी जी, घुटनों का या आप देख लें कोहनी का, जोड़ का, उसके लिए भी ये? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन ख़ास कर ऐसा दर्द जो आपको एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी हो तो उसके लिए बहुत बेहतर है। अब आते हैं गुले जोड़ों का दर्द है। हाँ, अब आते हैं गुले अनार की तरफ। अच्छा, जैसे फीमेल हार्मोन्स के लिए गुले अनार की, इनका जिनको 18 की बीमारी होती है, बार बार मिसकैरेजेस होते हैं, मिस अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, 1 से 2 दफ़ा तो डॉक्टर्स कहते हैं कि औरत की ज़िंदगी में ये होता है। लेकिन अगर बार बार हो रहा है और 2 से 3 महीने ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं केमिकल प्रेगनेंसी है या सही नहीं है या इसके कोई भी रीज़न्स हो, आपकी दवा आपके घर में मौजूद है। वो ये हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला का नुस्खा है और ये मैं बहुत इस्तेमाल कराती हूँ। ये है कि आपने लेना है अनार के फूल। अच्छा, अनार के फूलों के साथ जो इसका ये होता है ना, ये थोड़ा सा काबिज होता है, इसको थोड़ा सा कोशिश करें कि तोड़ के अलग कर लें। अच्छा, सही है। इसको आपने इस तरह तोड़ सॉफ्ट पोर्शन ही लें। हाँ, ये इस तरह करके ये ले लें और आपने क्या करना है, 7 दाने ये लेना है, आपने रात को पानी में भिगोना है और इसमें आपने मिश्री डाल देना है। इसको मसल लें, मसल के आपने ग्लास में डाला, इसमें आपने मिश्री डाला और आप हाँ, और आपने ये सुबह जो है खाली पेट पी लेना है, मखसूस अयाम में नहीं पीना और ये पीते रहना है मिश्री इसमें शामिल करने के बाद। ठीक है, जैसे मिश्री शामिल किया, मिश्री आप इसमें इसका हाफ ले सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं। वो टेस्ट के लिए सिर्फ या उसके कोई बेनिफिट्स हैं? नहीं, इसका वो भी हिस्सा है, हिस्सा है। ठीक है, और ये कितने दिन इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब? ये मखसूस अयाम छोड़कर, और अगर आप प्रेगनेंसी हो जाती तो इतनी सेफ है कि ये 8 मंथ के स्टार्ट तक आपने यूज़ करना है। तो ये इतनी अच्छी रेमेडी, आप अपनी अद्वियात करें, अद्वियात के साथ साथ आप इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो ये बीमारी है उसको काबू पाने में, क्योंकि देखिए बात सुने, हम कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। अब अनार की जितनी खुसूसियत होती है, हम नेचुरोपैथ क्या कहते हैं, पहले तो बीच में होती है, उसके बाद फूलों में होती है ना, तो ये भी इसका DNA है। इसकी इस फल की सारी खुसूसियात इसके अंदर भी है। अगर किसी को नहीं मिलता, मतलब अनार महंगा लगता है, तो अनार के फूल इतने महंगे नहीं। इसको मिश्री के साथ पीस के पाउडर बना लें, ये इसका भी इस्तेमाल कराएंगे तो ये भी आपको इतने ही बेनिफिट देगा जितना आपको अनार के होते हैं। अगर जनरली डॉक्टर साहब कंसीव भी नहीं खातून करे तब भी ये इस्तेमाल करें? कंसीव नहीं कर रही है और उसका रीजन देखिए, आज का रीजन अगर वो है मिसकैरेज है, तो मिस अबॉर्शन, मिसकैरेजेस हैं, तो फिर ये उसके लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, इसका इस्तेमाल करें, साथ में अपनी अद्वियात लें, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अब आते हैं ब्यूटी की तरफ। इससे पहले हम कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ आमना मौजूद है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका और किससे है? आमना की लाइन ड्रॉप हो गया है। वी हैव अनदर कॉलर विद अस, खादिम हुसैन साहब फ्रॉम रावलपिंडी। खादिम साहब गुड मॉर्निंग, सवाल कीजिए और किससे है ये भी बता दीजिए। जी डॉक्टर बल्कीस साहब से बात कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब सुन रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर बल्कीस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर बल्कीस साहब से बात करनी है। वही कर रही हैं सर, वही कर रही हैं, बात आप कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सर के बालों में खुश्की रहती है, बहुत ज्यादा खारिश होती है और इस सिलसिले में कोई बताइए क्या किया जाए। मैंने बहुत से शैम्पू यूज किए हैं। अच्छा, ये खुश्की किस तरह की है? बालों में खुश्की नहीं जाती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये खुश्की ऐसी है कि आपके सर में दर्द होने लगता है, वो जमी रहती है, आप कंघा से निकालते तो वो निकलती है, या खुश्की जड़ने वाली है? 2 टाइप की होती है ना, एक तो बिल्कुल चिपक के रहती है। नहीं, जड़ने वाली खुश्की है। जड़ने वाली, अच्छा ठीक है, अगर ठीक है मैं बता दूँ। अच्छा देखिए, खुश्की किसी भी किस्म की हो, सबसे पहले याद रखें अपना पिलो कवर डेली चेंज करना है। अपना जो कंघा है जिससे आप कंघी करते हैं उसको भी आपने, कोई ऐसा डिसइंफेक्ट होता है, उसका नाम मैं नहीं ले सकती, बहुत आसानी से हर घर में अवेलेबल है, उसमें डालकर निकालना है। नहीं तो नेचुरोपैथी में फिटकरी का पानी बनाएं, उसमें कंघे को डालें और निकाल लें। ये डेली करना है जब भी आप कंघा करें। ये 2 चीज़ प्रिकॉशंस करने हैं। तीसरा, आपने मीठा नहीं खाना, फंगस को ख़त्म करने के लिए मीठा नहीं खाना। चौथा, घर की जो रेमेडी है वो ये है, आपने 1 चम्मच दही लेना है, आधा चम्मच आपने हल्दी लेना है, और इसमें अगर चाहें तो नीम के पत्ते भी पीसकर उसका जूस भी मिला सकते हैं 1 चम्मच।
अब इससे ये डिकॉशन जो बन गया, इसको आपने सर की जड़ों में लगाना है। ये भी आपने डेली करना है, ये भी आपने डेली करना है, क्योंकि खुश्की एक ऐसा फंगस है जो फ़ौरन मल्टीप्लाई होने लगता है। उसके बाद आप जो भी शैम्पू करते हैं उसका मैं बता देती हूँ। आपने 1 चम्मच सिरका लें, 1 चम्मच, घर से हम हमेशा कहते हैं कि चीनी का इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद चीनी, लेकिन बालों से खुश्की को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। 1 चम्मच चीनी पीस कर इसमें मिक्स कर लें, किसी भी शैम्पू में डाल दें, उससे आप शैम्पू करें और ये डेली करें, तो इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। एक और कॉल है हमारे साथ कराची से, आमना ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग। आपका क्या सवाल है और किससे सवाल करेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर ईसा से संभाल करना है। मेरी खाला को छाले बहुत हैं कई सालों से, और उन्होंने बहुत इलाज किया है, उनको कट्स लग जाते हैं, वो कुछ खा नहीं सकती हैं। तो मुझे छालों का लिए ज़रा कुछ ऐसी रेमेडी बता दें कि वो आसान में आ जाए। एज उनकी 70 ईयर्स है। डॉक्टर ईसा से पूछना चाहूँगी। जी यस, एक तो जिनको भी हो, आपकी खाला के अलावा किसी और को भी ये प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले तो सुबह जो हम उठकर चाय पीते हैं इसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह का नाम लेके पानी पिएं, और कोशिश करें कि रात को 1 गिलास नीम गर्म पानी में संभलू की जड़ मिलती है उसका पाउडर डालकर सारी रात भिगो दें, और सुबह उठकर डेली इससे गागल करें, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इससे शिफा हो जाएगी। अगर उसमें मैदे में कोई इशू होगा तो उसके लिए मैंने अभी एक रेसिपी बताई थी कि अनारदाना का 1 टीस्पून 1 कप में जब पकाते हैं और ये आधा कप रह जाता है, तो इसको पीने से गैस्ट्रिक के इश्यूज़ जो होते हैं उसमें भी रिलीव होता है। तो वो दोनों भी कर सकती हैं। और एक ठीक है डॉक्टर बिल्कीस, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रज़ा, अगर टाइम कम है तो रज़ा को बुला लें या मैं बता दूं? नहीं, आप पहले बताएं। कर लेंगे हाँ, सही। अच्छा, अब ये मैं एक ऐसा मास्क बनाना बता रही हूँ जो पील ऑफ हो जाएगा। आपने करना है कि अनार जो है, या तो अनार का जूस ले लें, अब मौसम है तो अनार का जूस ले लें, अगर नहीं है तो गुलनार जो है ना, अनार के जो फ्लावर है उसको पीस के पाउडर बना दें। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो आपने मिलानी है जेलिटन पाउडर। कौन सा पाउडर? जेलिटन। जेलिटन। जेलिटन क्या करेगा, वो इसको आपके स्किन पे लगाने में मदद करेगा। ठीक है, ये आपने लिया, हल्का सा इसको गर्म करना है। सही है, थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा आप इसको गर्म करेंगे तो ये जेल की तरह बन जाएगा। सही है, बस थोड़ा सा आपने पानी डाला और इसको हल्का सा चूल्हे पे गर्म किया तो ये बन जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ लाई हूँ ताकि यहाँ पे चूल्हे का मसला होता है, तो ये इस तरह का बन जाएगा। ये देखें, ये वही बना हुआ है, देखें ये बन जाएगा इस तरह जेल की तरह। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह करके लगाना है और पील ऑफ कर देना है जब ये सूख जाए। ओके। और ये सेम इसी तरह बन जाता है। स्किन के ग्लो के लिए ये स्किन पोर्स मिनिमाइज करेगा, जैसे आप ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको मिनिमाइज करेगा, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को आपकी स्किन से निकालने में मदद करेगा। साथ में क्या करेगा, अगर अनवांटेड हेयर हैं लेकिन वो किसी हार्मोनल इशू की वजह से नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि अनवांटेड हेयर के बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो समझते हैं कि हम स्नेक नहीं है, हम सांप नहीं है कि स्किन पे बाल नहीं। स्किन पे बाल होते हैं, याद रखिएगा। सबकी स्किन पे होता है ना, किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। लेकिन अगर वो वाले बाल ऐसे जो ग्रोथ कर रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं हार्मोन्स की वजह से होते हैं। अदरवाइज आपके इस तरह के बाल हैं तो इसको आप ऐसे लगा के रखिएगा, लेकिन फ़ौरन बनाएं। हल्का सा गर्म होने के बाद आपने इसको, मतलब कि ठंडा होने के बाद फ़ौरन लगा लेना, वरना ये जम जाएगा। अच्छा अच्छा। तो आपने इस तरह लगाना है, फिर पील ऑफ कर देना है। तो आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ब्लैक हेड्स सब के लिए, और पोर्स मिनिमाइजर है, और अगर रुआं है तो रुएं को भी निकालने में मदद कर सकता है। ये ऐसी रेमेडी है कि आप इसको हफ्ते में 3 दफ़ा आराम से लगा सकते हैं, खुद घर में बना। जबरदस्त, मैं इनसे ले लूंगी। रज़ा इलाही साहब आ चुके हैं, प्लीज सर आप इस तरफ आ जाइए, देखते हैं कि आप पहला टोटका कौन सा करने वाले हैं। बस एक चीज़ तो मैं बता दूं कि अनार जो है वो सर्द खुश्क तासीर रखता है। ओके। और जब कोई चीज़ सर्द खुश्क तासीर रखती है तो उसके इसलाह के लिए हमें गर्म तर चीज़ उसमें शामिल करना पड़ता है। ओके। मसलन कि अल्लाह ताला ने अनार दिया, साथ में सर्दियाँ भी आ गई, नज़ला ज़ुकाम खांसी उसकी भी एक वबा चली हुई है, और उसके साथ साथ कोरोना के खौफ भी अभी तक मौजूद हैं, फ़िज़ा में बरकरार है। तो आपने अनार जो है वो सर्द खुश्क है, और काली मिर्च जो है वो गर्म तर है। ठीक है। एक तो आपने अनार का जूस ले लिया या अनार के आपने दाने निकाल लिए, उसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा नमक ज़रूर शामिल करें, इससे उसकी इस्लाह रहेगी। ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग हैं, बूढ़े हजरात हैं, बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं, सर्दियों में अमूमन उनके जिस्म के अंदर दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। ठंडे औकात में दर्द ज़्यादा होता है, 5 वक्त वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, और अमूमन बड़ी एज में विटामिन डी भी लो होता है। ऐसा ही है, बोन्स वीक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वीक होती हैं, और ज़ईफ़ी का मतलब है बहुत सारी कमज़ोरियों का इकट्ठे हो जाना।
इसके लिए ये है कि आप अनार का दोपहर के वक्त, जो ज़ईफ़ लोग हैं वो दोपहर को अनार के दाने ले लें, सिर्फ अनार के दाने निकाल लें, उसमें 2 लौंग का पाउडर डालें, थोड़ी सी काली मिर्च डालें और हल्की सी उसमें चीनी डाल लें। अगर शुगर नहीं है तो चम्मच से खाएं, लेकिन दोपहर के वक्त। ओके। और शेख बू अली सीना का कौल है कि अगर दोपहर के वक्त अनार धूप में बैठ के खाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। जैसे हम माल्टे खाते हैं दोपहर में धूप में, आप अनार खाएं। अब आप अनार भी खाने आपने। तो बच्चे जैसा कि ख़वातीन हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनमें अमूमन हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और इसीलिए ये तो जनरली प्रैक्टिस भी है कि प्रेगनेंसी में खिलाया जाता है अनार बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, इसमें यह है कि हेमोग्लोबिन जब 7वां या 8वां मंथ होता है तो उसमें फिर लगवाना पड़ता है। आयरन जो है वो इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ते हैं, हेमोग्लोबिन को एक लेवल तक लेके जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी अनार का जूस जो है वो इंतहाई मुफीद है। आप अनार का जूस बनाएं, लेकिन उसमें भी काली मिर्च और थोड़ा सा वो नमक शामिल करके ये ख़वातीन इस्तेमाल करें सही, तो इससे उनके अंदर जो हेमोग्लोबिन है, एचपी लेवल वो बेहतर है। लेकिन रज़ा भाई मुझे ये बताएं कि जनरली आजकल ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटिक हो जाती हैं मदर्स, और आई थिंक डायबिटिक प्रेगनेंसी शायद कहा जाता है, ऐसे में अगर ये जूस पिया जाए तो ये तो शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। असल में अंदर जो आपके एंजाइम्स हैं चेंज हो रहे होते हैं। बॉडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही होती है, कुछ चीज़ें सल्फ कर रही होती है। अच्छा, इसको ये नहीं समझ लें कि आर्जी तबई जो है वो शुगर होती है, वो बाद में कवर हो जाती है। और उसमें चीनी का इस्तेमाल है, निशास्तदार अशिया का इस्तेमाल कम करें, फ्रूट का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। 1 ग्लास जूस डेली बेसिस पर आराम से कोई प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें खून की कमी है, जैसे 4-5 साल का बच्चा है चलते हुए गिर जाता है, उसके साथ वाले बच्चे सारे दौड़ रहे हैं, लेकिन माँ कहती है कि मेरा बेटा जो है ये अभी तक सही तरह से नहीं चल पा रहा। अच्छा, वो दूसरों की तरह खाता नहीं है, जैसे खाना चाहिए उस तरह से नहीं खाता। ये बहुत कॉमन मसला है, ये कॉमन मसला है बच्चों को। तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने लेना है खुश्क अनारदाना। आजकल ताज़ा मिल रहा है तो बहुत अच्छी, अगर ना मिले तो फिर आपने खुश्क अनारदाना ले लिया। खुश्क अनारदाना लेना 1 चम्मच, पुदीना डालें इसमें 1 मुट्ठी के बराबर, और 2-4 दाने इसमें आलू बुखारे के डाल दें, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्च डालें और थोड़ा सा नमक डालें, चटनी बन जाएगी। इससे ये होगा बच्चे की इश्तिहा बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी उसको, थोड़ी सी जब खाएगा तो उसकी भूख बढ़ेगी। अच्छा, ये नहीं कि आप दस्तरखान पे रख दें, साथ में जो भी ले रहा है वो खाए नाश्ते में, रूटीन में, लेकिन थोड़ी सी साथ जब ये खाएगा तो एक तो उसका हाजमा बच्चे का सेट रहेगा, भूख लगेगी और उसके भूख लगेगी। दूसरी बात ये कि यही अनारदाना ले लें आप 1 चम्मच, 5 दाने आप ले लें आलू बुखारे के, 5 इमली के ले लें, मुट्ठी भर पुदीना डालें, उसमें 1 चम्मच सौंफ की डालें, थोड़ा सा जीरा डालें, 1 बड़ी इलायची डाल दें। अच्छा। इसकी चटनी बना लें। ये खवातीन ये जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं अमूमन देखा होगा उनको वोमिटिंग होती है, स्टोमिक का मसला ज़्यादा रहता है, नोजिया रहता है और खाना पीना कम हो जाता है, और यही वजह होती है कि जो है आयरन और हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इससे ये होगा कि एक तो उनके मुंह का जायका अच्छा रहेगा, भूख अच्छी रहेगी और हाजमा अच्छा रहेगा, भूख लगेगी और अच्छा खाएंगे। ठीक है, वक्त बड़ा तेज़ी से गुजर चुका है, आखिरी मिनट ही हमारे पास बाकी। डॉक्टर बिल्किस, आपको तो बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, बीबीसी में आर्टिकल फीचर हुई हैं आप। माशाल्लाह, मुबारकबाद बनती है डॉक्टर बिल्किस की। देखिए हमारे पैनलिस्ट ज़बरदस्त आपके लिए आते हैं यहाँ पर, टोटके भी करते हैं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। रज़ा भाई बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। डॉक्टर इसाब का शुक्रिया, डॉक्टर बिल्किस साहब का शुक्रिया। दोबारा से जब हम इनके साथ बैठेंगे, दोबारा से आपके मसलों के लिए बैठेंगे, आप ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। और अगर आप कोई कॉल अभी फ़िलहाल करना चाहते थे लेकिन टाइम गुजर चुका है तो आप मेरे पेज पर जाकर अपना मसला बता दीजिए, हम बिल्कुल लिंक करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, लेकिन सैटरडे एंड संडे जल्दी उठिए, बेस्ट ऑफ नया दिन देखिए और अपना फीडबैक हमें देते रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।